खट्टे हैं कुछ मीठे हैं कुछ कड़वे कुछ फीके, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं कुछ कड़वे कुछ फीके, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कहीं पे ड्रामा कहीं इमोशन कहीं पे एक्शन भारी, कहीं पे ड्रामा कहीं इमोशन कहीं पे एक्शन भारी, संचालक से चोंच लड़ाती शक्लें प्यारी प्यारी। कॉमेडी की हा हा ही कॉमेडी की हा हा ही व्यंग बाण भी तीखे, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं कुछ कड़वे कुछ फीके, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कभी तालियां कभी गालियां आह वाह मत वाली, कभी तालियां कभी गालियां आह वाह मत वाली, श्रोताओं की भीड़ कभी तो कभी है तंबू खाली। 56 भोग कभी मिलते हैं 56 भोग कभी मिलते हैं कभी बेर शबरी के, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं कुछ कड़वे कुछ फीके, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। इन किस्सों में छिपे हुए हैं अनुभव के भंडारे, इन किस्सों में छिपे हुए हैं अनुभव के भंडारे, पढ़े सुने सीखे जो वो मंचों पे बाजी मारे, और जलाए अपने घर में और जलाए अपने घर में दिए वो देसी घी के, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं कुछ कड़वे कुछ फीके, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के, सुनो मंच के किस्से जो हिस्से हैं मेरे जी के। नमस्कार। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, काव्य में ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो सकती है बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। तो बस उसी की मेहरबानी जिसके सिर पर होती है वही व्यक्ति वही संस्थान आगे बढ़ता है, अपनी बात कह पाता है। कवि सम्मेलनों के शताब्दी वर्ष के अंतर्गत प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच ने एक परिकल्पना की कि क्यों ना इस समय कवि सम्मेलन के कुछ किस्से लिखे जाएं, कुछ महत्वपूर्ण कवियों को आमंत्रित करके उनके साथ घटी हुई घटनाओं को साझा किया जाए, क्योंकि कवि सम्मेलनों का जो 100 वर्षों का इतिहास है उसमें श्रोता कवि आयोजक संयोजक सब मिलकर एक कवि सम्मेलन जो बनाते हैं, और उन कवि सम्मेलनों में जो यात्राएं होती हैं उस समय ऐसे अद्भुत घटनाएं घटित हो जाती हैं जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता। सभी लोग जो मंच पर काव्य पाठ करते हैं उसे तो सभी लोग देखते हैं सुनते हैं, लेकिन उसके नेपथ्य की कहानियां मुझे लगता है किसी को पता नहीं होती। किन संघर्षों को पार करने के बाद कवि मंच पर पहुंचते हैं और किन किन परिस्थितियों में कवि कवि सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जी जान लगा देते हैं। अनेक परिस्थितियां आती हैं, तो ऐसे वरिष्ठ रचनाकारों को हम अपने इस मंच पर लाकर उनसे उनके संस्मरण सुनने की जो परंपरा हमने प्रारंभ की है वो उसे बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, और इसीलिए इसी कड़ी में आज हमारे बीच में है वरिष्ठ कवि साहित्यकार और उद्घोषक श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी से परिचय बहुत पुराना है और आप लोग तो बहुत अच्छी तरह से सभी लोग परिचित होंगे। प्रतिनिधि भारतीय कवि के रूप में 1 दर्जन से अधिक देशों में आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने काव्य पाठ किया है। वेनेजुएला में विश्व कविता महोत्सव में भारत से एकमात्र कवि के रूप में आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने सहभागिता की है। 1 दर्जन देशी विदेशी भाषाओं में कविताओं का अनुवाद हुआ है। बच्चों, मुझे लगता है कि दर्जियों से इनका बहुत गहरा संबंध है, इसलिए दर्जन 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 इतने सारे हैं।
बच्चों के पाठ्यक्रम से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक कविताओं का अध्यापन हो रहा है। सुप्रसिद्ध गायकों द्वारा गजलों का गायन हुआ है। लंदन में अंतर्राष्ट्रीय वातायन कविता सम्मान सहित दर्जनों सम्मान मिले हैं। दर्जन पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो आज हम सुनना चाहते हैं कि इन दर्जनों के पीछे की कहानी क्या है। आपको मैं ये बता दूं श्रोताओं कि लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी की सहधर्मिणी श्रीमती ममता किरण जी भी अपने आप में बहुत अच्छी लेखिका हैं। उनका अभी अभी एक कविता संग्रह प्रकाशित हुआ है। श्री बालस्वरूप राही जी के सानिध्य और मार्गदर्शन में और आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी के संपादन में 5 कवयित्रियों का की कविताओं की पुस्तकों की एक सीरीज, एक अद्भुत काम हुआ है। वो सीरीज निकली है और अभी तक कवित्रियों की पुस्तकों की कविताओं की पुस्तकों की कोई भी सीरीज प्रकाशित नहीं हुई है। तो एक बड़ा काम श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी के संपादन में हुआ है। ममता किरण जी भी जिनके बारे में बता रही थी, वो स्वयं में बहुत अच्छी कवयित्री हैं। तो इन दोनों की केमिस्ट्री आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि पति पत्नी हो तो ऐसे हो। तो मैं प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच पर आदरणीय वाजपेयी जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत अभिनंदन करती हूँ। और मेरे साथ में श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी, प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के उपाध्यक्ष मेरे साथ में हैं। हम दोनों मिलकर सुनेंगे आदरणीय वाजपेयी जी के कुछ अद्भुत, कुछ प्रेरक और रोचक संस्मरण कवि सम्मेलनों के बारे में। आदरणीय वाजपेयी जी। जी, बहुत बहुत आभार आपका। और मेरी आवाज का इको हो रहा है, कुछ नहीं, हमें फर्क किया ठीक आ जा रही है सकता आवाज। है? जी, हमें अच्छा, आवाज ठीक ठीक है। आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी आवाज तो सर राजपथ से गूंजती है कि मैं राजपथ से लक्ष्मी शंकर वाजपेयी बोल रहा हूँ। जिस समय गणतंत्र दिवस के परेड की कमेंट्री होती है और वो ये आवाज गूंजती है, तो ये वही आवाज है जो आज देख रहे हैं आप, जिन्हें साक्षात रूप में। और मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि वो इस कार्यक्रम को जितना अधिक शेयर करेंगे, जितना अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे, तो ये किस्से, ये संस्मरण बहुत लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। हम इसमें कुछ सक्रिय श्रोताओं को भी सर्टिफिकेट देते हैं। तो आप प्रारंभ करेंगे, उसके बाद हम कुछ श्रोताओं के नाम ओम प्रकाश जी बोलेंगे, उसके बाद हम दोबारा से इस कड़ी को जोड़ेंगे। सबसे पहले आदरणीय वाजपेयी जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ और आप कुछ शब्द यहाँ पर बोले जिससे पता चल जाए कि आपकी आवाज भी ठीक आ रही है। एक तो आपकी ही आवाज भी गूंज रही है, आधी बात समझ में आ रही है, आधी बात समझ में नहीं आ रही है। मेरी आवाज भी बहुत गूंज रही है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप दोनों हैं, बातचीत करते रहेंगे तो बढ़िया लगेगा, आनंद आएगा। और जो जो कुछ आप पूछते रहेंगे वो मैं बताता रहूंगा। आपकी जो प्रेरणा दर्पण, ये जो आपका मंच है, साहित्यिक सांस्कृतिक मंच, तो उसके प्रति भी मैं साधुवाद देता हूँ कि बहुत लंबा सफर आपने तय किया, खास करके कोरोना काल में। और कहाँ से शुरुआत करनी बताइएगा मुझे। जी जी जी, कीर्ति आपकी जी। आवाज वास्तव में, हाँ वाजपेयी जी, आपकी आवाज उतनी अच्छी नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए। तो कहीं आप थोड़ा सा बदल कर देख लीजिए। अ, मुझे मेरी अब इको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, पता नहीं, अच्छा, आ रही इको थी हो रहा मेरे है। पास, लौट लौट के आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज ठीक आ रही है क्या? श्रोताओं में से कोई भी बता दे अगर मेरी आवाज ठीक आ रही हो तो। आपकी भी आवाज इको करके आ रही है। नहीं, वैसे आपकी आपकी भी, आवाज सही आ रही है, हमारे पास सही आ रही है। कीर्ति जी, आपकी आवाज ठीक है। मेरी ठीक आ रही है ना आवाज? हाँ, ठीक आ तो रही है। वाजपेयी जी, आपके यहाँ कोई दिक्कत एक बार होगी तो आप एक बार थोड़ा सा बदल लीजिए। या तो एक बार दोबारा जुड़ जाइए एक बार। हाँ, मैं दोबारा जुड़ता एक बार हूँ आपसे। दोबारा जी जुड़ जी, जाइए, बाहर दोबारा जुड़िए। जाकर फिर दोबारा आ जाइए। दोबारा जुड़ता हूँ जी। ठीक है ठीक है ठीक है। तब तक ओम प्रकाश जी, आप बता दीजिए सक्रिय श्रोताओं के नाम, और जो जो लोग इस पटल से जुड़े हैं उनके नाम बता दीजिए। जी जी, अभी हमारे पटल से जो जो जुड़े हुए हैं, अनीता श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं, सभी को आदरणीय को सादर प्रणाम कह रही हैं। विनय कुमार सक्सेना जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है। पदमकांत शर्मा जी हैं, दिनेश झा जी हैं, आपका भी स्वागत है। मोहन लाल मालवीय जी हैं, आपका हार्दिक स्वागत है मंच की ओर से। सरिता जैन जी हैं, विनय सक्सेना जी हैं,
वो कह रहे हैं कि गजब का व्यक्तित्व है वाजपेयी जी सर का। और रवि यादव जी भी जुड़े हुए हैं, वो उन्होंने लिखा है कि आदरणीय वाजपेयी जी सर, आपकी आवाज़ ठीक आ रही है, आपको सादर प्रणाम। दीपाली जैन जिया जी भी जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी हमारी मित्र हैं, अच्छी कवित्री हैं, सभी को प्रणाम कह रही हैं, आपको भी प्रणाम। जर्नलिस्ट पद्मकांत शर्मा जी हैं, वो लिख रहे हैं कल्याणी जी बधाई वंदन, डॉक्टर कीर्ति जी जय हो। और सरिता जैन जी जी सर, अब जी 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 अब ठीक आ रही है आवाज आपको? सरिता जैन जी भी जुड़ी हुई हैं। हाँ और हाँ, अनीता श्रीवास्तव जी, रवि यादव, बढ़िया आ रही है। दिनेश झा जी। अभी भी आपकी आवाज जी इको जी हो रही है सर। अभी इको हो रही है आपकी आवाज। और शिवांश सरल जी भी जुड़ गए हैं, तो सभी को प्रणाम। मेरी आवाज मुझे अब ठीक लग रही है मुझे। हाँ अब ठीक है, पहले हाँ, तो से फिर आप better है। बोलिए। हाँ, पहले से ठीक है। जी जी सर, अब स्वागत है आपका पूरे मंच की ओर से। ममता किरण जी भी जुड़ी हैं हमारे जी साथ, उनका भी हार्दिक स्वागत है। जी जी सर, प्रारंभ सबसे कर पहले सकते तो हैं। वाजपेयी जी ये बताइए कि आप कवि सम्मेलनों में कब आए, कब आपने कविता लिखना प्रारंभ की, जी और पहला कवि सम्मेलन आपने कहाँ और कैसे पढ़ा? जी देखिए, ये बात है 1967 की बात होगी, जब मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी था। 67 और 68 के बीच में तो हिंदी को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था उत्तर भारत में, और गोलियां भी चली थी, लाठियां भी चली थी, तो वो उसने मुझे बहुत उद्वेलित किया था। और इत्तेफाक से मैं, हमारे मोहल्ले में एक वाचनालय हुआ करता था, तो वो वहां में जाया करता था, और अखबार पढ़ने की आदत मुझे पड़ गई कक्षा 6 से। लोग मुझे टोकते थे, अरे बेटा तुम इतने छोटे हो और अखबार पढ़ने आते हो। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई, और हिंदी को लेकर के मैंने पहली कविता लिखी थी। तो ये भी बात मैं कई बार जैसे कहता हूं कि भाई मेरे कवि ने समाज में आंखें खोली, वरना वैसे प्राय प्रेम कविता से शुरुआत होती है, और बड़ी स्वाभाविक सी बात है। तो ये बात मैंने जैसे कहा था कि 1968 मान लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मध्यकाल रहा होगा कक्षा 8 और 9 के बीच का, जब पहली मैंने वो कुंडलिया शक्ल में लिखी। मुझे कविताएं पढ़ना बहुत आनंद आता था, याद हो जाती थी, कुछ बहुत अच्छे लगे तो सुनाता रहता था। अब वो चूंकि वो धर्मयुग आता था, तो धर्मयुग में कुंडलियां मुझे आसान लगता था कि दोहा बनाया, फिर उसी की एक पंक्ति इधर ले गए, तो फिर वो कुछ लगता था, मतलब आसान हो जाता है जी। तो मैंने वो कोई 5-6 कुंडलियां वो जो लिखी थी हिंदी को लेकर के, वहां से शुरुआत हो गई। लेकिन वो बात आई गई हो गई। फिर 71 का युद्ध हुआ, और युद्ध के समय आप जानते हैं बहुत एक कैसा भावुकता भरा वातावरण बन जाता है। तो वहां फिर कुछ अलग अलग तरह से छोटी 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 मतलब कविताएं हो गई, और बल्कि अभी तो स्वर्ण जयंती चल रही है। और एक छोटा सा मैं आपको ऐसे साझा करूं, अगर किसी जी, को याद स्वागत। हो, 1971 की याद हो जी जी, तो वो एक 7वां बेटायत अमेरिका ने भेजा था पाकिस्तान के पक्ष में, और वो लेकिन खड़े खड़े वो बस कुछ किया नहीं उसने। और एक वो जो है गाजी, उनकी बड़ी पनडुब्बी थी, बड़ी प्रतिष्ठित थी, वो डुबो दी गई थी, भारतीय हमारी नौसेना ने डुबोई थी उसको। और ये भी आपको पता होगा कि जनरल नियाजी, 93,000 करीब सैनिकों ने, जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण किया था। तो और जो लिखा, गंभीर जो भी लिखा होगा वो लिखा होगा। मुझे वो इस तरह की पंक्तियां भी बनी कि वर्षों तुझे तकता रहा 7वें बेड़े की तरह, अच्छा, तेरे ख्यालों, वाह। अभी के मजाक की कविता बनी कि वर्षों तुझे तकता रहा 7वें बेड़े की तरह, तेरे ख्यालों के सागर में डूबा गाजी की तरह, और बस एक चारे की देर है तुम्हारे, क्या कर बात। दूंगा आत्मसमर्पण नियाजी की तरह। तो ये वाह 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 वाह। तो बहुत कविता खूब। तो नहीं होती थी, कविता तो नहीं होती थी, खुराफात कह लीजिए। तो कभी कभी गंभीर चीजें भी होती थी, लेकिन ये सब खुराफात की, कोई फिल्मी गाना है तो उसका वो कर दिया, कोई पैरोडी बन गई, कोई दोहे होते थे। तो जैसे कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, और बलिहारी गुरु आपने नकल दही करवाए। तो इस तरह का ना कुछ उस तरह चलता था। बहुत लेकिन अच्छा। वो कविता फिर जी, लेकिन ये बात है 1973 की, 73, जब थोड़ा कविता की तरफ और थोड़ा उस तरह रुझान हुआ, और फिर वहां मेरी क्षणिकाएं जो है कादम्बनी में छपने लग गई। एक मेरे मित्र थे, वो मुझे कवि सम्मेलन में ले गए,
और उस कवि सम्मेलन में वो शायद नीरज जी का पहला कवि सम्मेलन रहा होगा, मतलब शुरुआती बिल्कुल, जब वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के आए थे। वो कवि सम्मेलन ने भी बहुत गहरे एक प्रभाव डाला। वो मित्र ने मेरे कहा था कि मैं तुम्हें भी सुनवाऊंगा, हालांकि वो नहीं, वो तब तक मैं कुछ पता ही नहीं था कुछ भी। खैर, मेरे पड़ोस में जो है एक वो जो परिवार था, उसमें जो दामाद जी थे वहां पे, वो बहुत बड़े कवि थे, सुमन दुबे, ओज के कवि थे, महेंद्र हाँ, प्रताप दुबे, कानपुर सुमन के दुबे। सुमन दुबे जी, हाँ उनको कहीं से बिल्कुल। कुछ खबर लगी होगी या क्या होगा, तो उन्होंने मुझे बुलवाया। तो फिर उन्होंने थोड़ा मार्गदर्शन किया, उन्होंने मुझे कवि गोष्ठियों में, जी जी जी, वो ओज के कवि थे। अब मैं, उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित भी किया। उनकी कविताओं ने भी, आज कुछ नेटवर्क दिक्कत दे रहा है। और शायद वो वाजपेयी जी की ओर से ही दिक्कत है। जो हाँ हाँ, उनके को तेवर था कि सिंह सर आपकी ओर से कुछ आवाज कोई में याद आशी दिक्कत हो समाज रही में है। राज मुकुट, आवाज नहीं आ रही है, आवाज। आवाज सुनो, ओम प्रकाश जी, आप तब तक बोल लीजिए सक्रिय श्रोताओं के नाम। जी जी। हेलो, आज जी वाजपेयी जी, आपके सर नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, आपकी आवाज भी कट रही है और वीडियो भी सही से नहीं। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। जी चलिए, अभी हमारे साथ बहुत सारे श्रोता जुड़े हुए हैं, जैसे कि अभी कुछ श्रोताओं के नाम मैंने अभी लिए थे थोड़ी देर पहले। इसके अलावा कुछ और श्रोता जुड़े हैं। नंदकिशोर राठौर जी रतलाम से जुड़े हैं, और कुमार राघव जी हरियाणा से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मीरा शलभ जी जुड़ी हुई हैं। कल्याणी झा जी लिख रही हैं कि वो अस्पताल से जुड़ी हुई हैं, तो जल्दी स्वस्थ हों, शुभकामनाएं हमारी। और हीरो वधवानी जुड़े हुए हैं। कवि किशोर तिवारी जी जुड़े हुए हैं। अनीता श्रीवास्तव जी हैं। दिनेश आनंद जी हैं। वीरेंद्र यादव जी हैं। कुसुम यादव जी हैं। रवि यादव जी, विनय सक्सेना जी, दीपाली जी, सरिता जैन, पद्मकांत शर्मा जी, शिवान सरल जी, मोहनलाल मालवीय जी, अश्वनी सहारिया जी, मनी सिंह राजपूत जी, कुसुम यादव जी, विपिन दीक्षित जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। राकेश कुमार जी भी हैं, उनका भी पूरे मंच की ओर विजेंद्र से। यादव जी भी हैं, विजेंद्र यादव जी जी जी, भी हैं। वो ये वीरेंद्र कह रहे यादव हैं जी। कि, हाँ, वो ये कह रहे हैं कि अगर वीडियो बंद करके केवल वॉइस आती है क्या, ये देखिए। अभी वाजपेयी जी दोबारा जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं एक बार। विपिन दीक्षित जी हैं हमारे साथ। मंच की ओर से मैं आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी प्रकार आप हमारे सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, आपका बहुत धन्यवाद और आभार। और नंदकिशोर राठौर जी कह रहे हैं कि दीदी, मैं रतलाम से पूर्व निगम परिषद उपाध्यक्ष नंदकिशोर अच्छा, राठौर, आपको हमारी ओर से नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार राठौर जी। ये जो व्यवधान है ना आज का, ऐसे ही जी व्यवधान बहुत सारे कवि सम्मेलनों में आते हैं। बारिश आ जाती है कहीं, कई बार ऐसा होता है बारिश के मौसम में, जहाँ ओपन में कवि सम्मेलन होते हैं, कवि 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 सम्मेलन बहुत जमरा होता है,
कवि बहुत अच्छा सुना रहे होते हैं और अचानक से बादल गरजने लगते हैं, घटाएं गिर जाती हैं और बारिश हो जाती है। कई बार मैंने कवि सम्मेलनों में ये देखा है कि अगर बिल्कुल कविता बहुत अच्छी है तो बहुत देर तक तो श्रोता वहीं बैठे रहते हैं और नीचे बिछी, पहले तो दरियों पर बैठा करते थे, तो नीचे बिछी हुई दरियों को ओढ़ कर बैठे रहते हैं और कविता सुनते रहते हैं। और जी कई बार इसके ऐसा मैंने देखा है। हेलो जी हेलो आ गए फर्क आया वाजपेयी जी, कुछ? जी जी। आप तो बोलिए, कुछ बोलिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही ठीक ठाक? अब ठीक है? हाँ, जी अब जी, आ बिल्कुल रही है, ठीक आ आ रही रही है। है, जगह अब बदल बिल्कुल ली। ठीक आ रही है। मैंने नेटवर्क ही बदल लिया, शायद काम चल जाए। तो मैं वही कह रहा था जी कि इस तरह 1973 में जो है ना, मैं सॉरी 1974 में 1974 जब मैं एमएससी प्रीवियस में था, तब मैंने पहला कवि सम्मेलन किया कानपुर में। एक माध्यमिक विद्यालय था, वहां किया था। और उस वो रचना जो थी वो पहले गजल से शुरू होती है, फिर उसमें कई कई फिर वो गजल से बदल के और फिर वो पांच पांच पंक्तियों की आ जाती, फिर बाद में वो इस तरह से तुक मिलती है। वो अजीब कुछ विचित्र सी रचना उस वक्त थी, बहुत विधाओं का ज्ञान नहीं था तो, या सीधी सीधी कविताएं हुआ करती थी, उस तरह की लिखा करते थे। लेकिन जो पहला कवि सम्मेलन मैंने किया वो किया, और व्यंग से शुरुआत हो गई फिर मेरी। जब मुझे थोड़ा मार्गदर्शन मिला और व्यंग मैंने लिखना शुरू किया और व्यंग ही सुनाना शुरू किया। और पहला जो कवि सम्मेलन था वही मेरे लिए बहुत बड़ा एक यादगार बन गया, क्योंकि वो कानपुर से बाहर मैं जहां गया था कवि सम्मेलन में, सुमन दुबे जी मुझे लेकर के गए। तब तक हाँ भी इस बीच में बहुत सी रचनाएं हो गई थी व्यंग वाली, और वो खूब चलने लगी थी, अच्छी मतलब जमती थी। तो जब पहली बार मुझे उन्होंने कहा कि उन्नाव जाना है कवि सम्मेलन में, तुम्हें चलना है, तो मुझे यही आया था कि क्या उन्नाव में, मतलब दूसरे शहर में, कानपुर से हम क्यों जाएंगे? क्या दूसरे शहर में वो क्या होते, कभी नहीं मतलब है। कवि नहीं होते? कभी नहीं है जी क्या? जी जी जी। अच्छा, बहुत मुझे खूब। न कुछ मंच का गणित उस तरह से पता था, मतलब कानपुर के स्थानीय कवियों कवि सम्मेलनों में जाते रहे, खूब अच्छा रहा, जमते उमते रहे, ठीक है। लेकिन एक मिनट, ये आज पता नहीं आज मेरे से ये सब क्यों नाराज है। तो बहरहाल कुल मिला के तो मैं गया, और वो कैसा कवि सम्मेलन, वो जीवन भर के लिए यादगार इसलिए बन गया कि वो घनघोर आपातकाल लगा हुआ था। घनघोर आपातकाल, इमरजेंसी। भारत के गृह मंत्री के जन्मदिन पर कवि सम्मेलन था। उसमें पता नहीं कितने केंद्रीय मंत्री होंगे, कितने सांसद होंगे, कितने विधायक होंगे, उत्तर प्रदेश के कितने मंत्री होंगे। और वहां पर मैंने तो धुआंधार व्यंग की रचनाएं सुनाई। एक ऐसी भी कोई रचना थी कि वो सरकार जो है इस तरह से वो चल रही है कि जब वो उसका अंत यूं होता था पंच, कि जब सारे मतलब देश को स्वर्ग बनाने में लगे हैं, नेताजी का बयान आता है कि हम देश को स्वर्ग बनाने लगे हैं, और फिर वो कविता पंच यहाँ पे आता है कि जब सारे देशवासी हो जाएंगे स्वर्गवासी, इस तरह का और बहुत सारे व्यंग थे। तो वाह वाह। अच्छा, मैं तो सुना के खूब तालियां वालियां मिली, बहुत जमे, बहुत अच्छा लगा। और हमें क्या पता था कि सेकंड राउंड भी कोई होता कवि सम्मेलन में, गोष्ठियों वगैरह में तो होते नहीं इस तरह का आमतौर पे, या जहां तो जब मतलब क्या हुआ कि हम में तो झपकी भी आ गई। तो अचानक जो है हमें, जब सुमन दुबे जी ने जब सब चक्र के पूरे हो गए, सब सुना चुके, तो उन्होंने कहा कि अरे अरे तो तुम्हारा नाम बुलाया जा रहा है सेकंड राउंड के लिए। तो मैं अपना जो है किसी तरह नींद वींद से करके और जाके मंच पे खड़ा हुआ माइक के सामने। अब वो समझिए कि कम से कम 2 मिनट तक हजारों की भीड़ थी, हजारों, क्योंकि आपने बताया ना जो जिस तरह का अवसर था। और वो भीड़ 2 मिनट तक धुआंधार तालियां ही बजाती रही स्वागत में। वो क्षण, तो वो जैसे वो मेरे लिए, वो हमेशा जब भी मैं कभी वो जरा सा मेरी कविता में कोई वो हुआ कि लिखने में देरी हो रही, कुछ हो रही, तो वो तालियां गूंजती रही। या कभी कोई ये इस तरह की बात आती है कि जो सरकारी नौकरी में रहते हुए कुछ करके, तो वो प्रेरणा देती रही मुझे तालियां। तो ये पहला जो अवसर था वो बहुत यादगार अवसर, फिर बहुत सिलसिला चल अच्छा, गया मैंने। तालियां तालियां तालियां। लेकिन इसमें एक बात ये है, खास बात ये है, बस इसके जी साथ जुड़ी ये है कि देखिए इतने मंत्री थे, इतने सांसद विधायक सब कुछ थे, लेकिन किसी ने भी, पूरा मान सम्मान हुआ, बहुत मान सम्मान हुआ, सब कुछ हुआ, किसी ने टोका टाकी नहीं करी। मैं आज के दौर की सोचता हूं तो पता नहीं वापस भी आ पाते कि नहीं आ पाते। जी जी जी। वहीं के वहीं गिरफ्तार हो जाते। तो ये हुआ, इस तरह पहला कवि सम्मेलन हुआ। जी 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 तो पहला ही कवि सम्मेलन आपका इतना धुआंधार हुआ और इतनी घनघोर तालियां बजी, जिसकी गूंज जी अभी जी। तक आपको सुनाई देती है, तो ये तो बहुत बिल्कुल अच्छी शुरुआत थी।
बिल्कुल अच्छी शुरुआत हुई। जी 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 जी। तो फिर वो अब जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले वो बारिश की बात कर रहे थे, अब वो मुझे याद आता है, देखो क्या जमाना था, क्या दौर था वो, कि आर्य नगर कानपुर में उन्होंने बड़े मन से कवि सम्मेलन कराया। तो वो सड़क पे टेंट, मतलब टेंट वेंट नहीं था, तो गर्मी का मौसम था, दूर दूर तक बारिश का कोई इम्कान नहीं था, खाली मंच उन्होंने बना दिया और जो कुर्सियां लगा दी। अब ये हुआ कि बारिश, अचानक से बारिश आ गई, तो बेचारे जिनके घर आसपास थे वो तो अपने, जिनके गोद बच्चे बच्चे थे वो तो चले, कुछ महिलाएं चली गई जिनके बच्चा था गोद में या जो भी। लेकिन बहुत सारे लोग जो और इधर दूसरे मोहल्ले से आए, कुछ आए, वो कोई, अब वो क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें। तो अब बारिश कोई बहुत तेज भी नहीं थी, बारिश थी, भीग रहे थे लोग। अब वो आयोजक बड़े परेशान, तो ये हुआ कि अब भीग, जब तक वो इधर उधर कोई जाए क्या करे, तब तक तो भीग भी गए बहुत सारे लोग। मंच पर भी कोई, वो टेंट ऊपर नहीं था, मंच खाली सजा था, तो हम लोग भी काफी भीग ही गए थे। तो आखिरकार यही फैसला हुआ कि नहीं, कवि सम्मेलन चलाया जाए। 2 घंटे, 2.5 घंटे बारिश होती रही, वो बहुत तेज नहीं हो रही थी लेकिन बारिश हो रही थी बाकायदा, और लोग बारिश में लथपथ, हम भी लथपथ, कवि भी लथपथ, और वो भी लथपथ, श्रोता भी। लेकिन कवि सम्मेलन पूरा चला। बस ये है कि सेकंड राउंड शायद नहीं हुआ, मतलब 2.5 घंटे वहां, जो अगर इस तरह सोचे तो, लेकिन बड़े आराम से बारिश में ही कवि सम्मेलन चला। जी कीर्ति जी। तो और ऐसी कविता सुनने की ऐसी ललक, ऐसी प्यास, ऐसी तड़प, ऐसी लालसा कवि सम्मेलन के श्रोताओं में होती है, और इसीलिए कवि सम्मेलन कितने साल हो गए, 100 साल हो गए कवि सम्मेलनों में, आज भी श्रोता कविता सुनने की वही तड़प, वही ललक लेकर बैठते हैं। लेकिन कवि दो, कवि जी, सम्मेलनों में पहले पहले के कवि सम्मेलन जो आपने किए होंगे और आज भी करते हैं, तो उनमें बहुत बड़ा अंतर भी आपको दिखाई देता होगा। तो इसकी भी कुछ कुछ इसका भी कोई संस्मरण हो आपका, तो वो भी हमारे साथ साझा कीजिए। हाँ, विदेशों का लेकिन भी इससे कोई पहले मैं दो, संस्मरण हो तो वो भी साझा कीजिएगा। नहीं, दो दो देखिए, वो दौर देखिए, कविता की सम्मान देखिए। 2 उदाहरण दूंगा। एक उदाहरण है कि आपातकाल, जो है आपातकाल चल ही रहा था, समापन की तरफ था, और वहां का कानपुर का एक बहुत ही मशहूर ऑर्केस्ट्रा था, जो बहुत पूरे यूपी क्या पूरे भारत में बुलाया जाता था, हीलियंस। लोग टूट पड़ते थे पागलों की तरह से। तो हरसाए जगदम्बा सहाय कॉलेज में कवि सम्मेलन हो रहा था, और देवराज दिनेश और दामोदर स्वरूप विद्रोही, बड़े उस समय के बड़े दिग्गज कवि थे, लव कुश दीक्षित वगैरह वगैरह, मैं भी उसमें। और पास में ही कोई जरा सी दूरी पर, यानी 2 सड़क का फासला होगा, तो हीलियंस का ऑर्केस्ट्रा था। लेकिन कवि सम्मेलन में विराट भीड़, और हिलियंस का ऑर्केस्ट्रा में बहुत गिने चुने वो, क्योंकि लोगों को डर था कि हिलियंस का ऑर्केस्ट्रा भी हो रहा है तो कहीं ऐसा नहीं हुआ कवि सम्मेलन में तो कोई वो नहीं आएगा, लेकिन नहीं हुआ। एक उदाहरण और, क्या हुआ कि एक, जैसे एक परंपरा थी कि रामलीला के आसपास होते थे, तो एक ही मोहल्ले में एक ही समय पे 2 कार्यक्रम हो गए, और एक एक सड़क यूं जा रही थी, एक इस तरह की थी, कुछ इस तरह का था। तो दोनों में पुलिस वालों ने समझौता करा कि भाई आप अपना लाउड स्पीकर इधर रखो, अपनी उधर रखो, आप लोग अपना लाउड स्पीकर उधर रखो। अब वो एक तरफ जो है वो नृत्य हो रहे थे और फूहड़ गाने हो रहे थे, उस समय का एक बहुत फूहड़ गाना था, अब क्या नाम, मतलब सुनाते हुए भी शर्म आती है, क्या लड़ा लो अखियां लौंडे राजा टाइप, इस तरह के गाने माने और नृत्य। और वहां कोई श्रोता नहीं, मतलब बिल्कुल खाली पड़ा, और कवि सम्मेलन में अनाप शनाप भीड़। तो उन्होंने क्या किया, आयोजकों ने, कोई रात के 2-3 बजे, 3 बजे के आसपास, जब उन्होंने देखा ये फेल हो रहा उनका प्रोग्राम, तो लाउड स्पीकर इधर को मोड़ दिया जिसमें गाने वाने चल रहे थे और नृत्य। तो लोग इतने उत्तेजित हो गए कविता सुनने वाले कि उन्होंने पथराव कर दिया लाउड स्पीकर पे। अच्छा। पुलिस बुलाई गई, आधे घंटे तक रुकावट बनी रही, फिर कवि सम्मेलन चला। मैं ही संचालन कर रहा था, 6 बजे तक कवि सम्मेलन चला। एक जमाना वो भी था जब अच्छी कविता के लिए, और ये सस्ती चीजें नहीं चलती थी, नृत्य हो, गाने हो, कुछ नहीं चलता था, कविता चलती थी। तो ये मुझे आपसे साझा करना, ये दौर भी साझा करना बहुत जरूरी था। बहुत बढ़िया। जी। ऐसा वाजपेयी जी मेरे साथ भी हुआ है। एक बार शहादरा में कवि सम्मेलन था, और वहाँ मंच पर थे ओम प्रकाश आदित्य जी, श्री सुरेंद्र शर्मा जी, मैं, प्रवीण शुक्ल, अरुण जैमिनी, हम सब लोग थे। और सामने ही ऑर्केस्ट्रा था, बिल्कुल एक पतली सी गली बीच में थी, सामने ऑर्केस्ट्रा था और गली के इस तरफ कवि सम्मेलन था। लेकिन जैसे हम कवि सम्मेलन में पढ़ रहे थे तो हमारी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही थी, वो ऑर्केस्ट्रा की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन हो सकता है कि श्रोताओं तक हमारी आवाज पहुंच रही हो। हमें लग रहा था कि श्रोता पता नहीं हमारी आवाज सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे या नहीं, लेकिन
हमने देखा कि ऑर्केस्ट्रा में, जैसे आपने कहा कि ऑर्केस्ट्रा में बहुत कम लोग थे और थोड़ी देर बाद तो ऑर्केस्ट्रा में बैठे हुए लोग भी कवि सम्मेलन के मंच के श्रोताओं में शामिल हो गए और ये कवि सम्मेलन बहुत देर तक चला। तो ये जी 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 यही कविता की एक शक्ति है। अगर कवि में ताकत है, बोलने में उसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, प्रस्तुति अच्छी है और कविता भी बहुत अच्छी है और साथ में तो उस कवि सम्मेलन बहुत जमता है। तो वाजपेयी जी, आपका तो बहुत बड़ा लंबा सफर है, बहुत लंबी यात्रा है। विदेशों में भी आपने, कई दर्जन देशों में आपने काव्य पाठ किया है, तो उसके भी कई सारे संस्मरण, बहुत सारे किस्से आपके होंगे कि यहाँ के जो कवि सम्मेलन होते हैं और विदेश के जो कवि सम्मेलन होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, वहां के श्रोता कैसे होते हैं, और कोई रोचक जी किस्सा जी। हो आपके पास तो वो भी साझा कीजिएगा। पहले मैं विदेश पे चलूं उससे पहले रोचक किस्सा तो वहां बहुत हुआ, हमारे भारत में हाँ हुआ। हाँ, सुनाइए अपने मन से, वो आप अपने मन से सुनाइए जो सुनाना चाहेंगे। जी, नहीं नहीं, वो भी हुआ क्या कि देखिए मेरे भीतर जो है वो एक पागलपन था। और पागलपन ये था कि मतलब इस तरह की होता ही है, जुनून होता है, वो उम्र होती क्या होता है कि मैंने कविता से सारी दुनिया बदल जाएगी, सारा भारत बदल हाँ जाएगा, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जब मैं रेडियो में आया था तब भी यही पागलपन था। तो मतलब एक जुनून था। तो क्या हुआ, एक सज्जन थे, किसी कवि सम्मेलन मुझे मिले कि फतेहपुर में हम कवि सम्मेलन कराना चाहते हैं। मैंने कहा करा लो भैया। पैसे वैसे को उस समय उस ज्यादा होता नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा हम 51 रुपए जो है ना वो देंगे। मैंने कहा चलो। तो मैंने, चूंकि मैं एक एक बात है मेरे साथ कि मुझे बहुत स्नेह बहुत बड़े बड़े लोगों का मिला। तो कानपुर के जो सबसे दिग्गज 5 कवि थे, जिसमें सुमन दुबे जी थे, धर्मपाल अवस्थी थे और थे, मेरे कहने पे वो सब राजी हो गए कि भाई 30 तारीख को वहां फतेहपुर में कवि सम्मेलन। उस जमाने में ना मेरे टेलीफोन होता था ना सेल फोन होता था। हम कवियों को लेकर के वहां पहुंच गए। वहां पता चला कि नहीं नहीं वो तो हमने 31 तारीख कर दिया। मैंने कहा यार खेल है क्या भैया, हम ये सब कवि आ गए हैं, 30 तारीख आपसे वादा हुआ था, मैं इन सबको ले आया हूं, कैसे क्या होगा, अब क्या किया जाए। टाउन हॉल में वो कार्यक्रम होना था। तो मैंने कहा ये तो इस तरह नहीं चलेगा। तो फिर क्या हुआ, तो आज बोले कट शॉर्ट, लंबी कहानी नहीं करेंगे। आयोजकों ने क्या किया, एक टेम्पो बुलाया, उसमें लाउड अच्छा। स्पीकर लगवाया और मैं ही बैठ गया पीछे। अब पूरे शहर में, पूरे फतेहपुर में घूमे। अब मैं ही अपने हाँ। बोल रहा हूँ, आप फतेहपुर नगर में विशाल कवि सम्मेलन, देश के जाने माने कवि, ये वो पूरे, यानी सोचिए पूरे फतेहपुर का चक्कर लगाया मैंने। और जब हम लोग तो पहुंच गए थे, मतलब मेरे ख्याल से 5 बजे 4 जब भी पहुंच गए हो, और रात में कवि सम्मेलन होना था। तो बहरहाल कुल मिला के कहानी हुई कि रात 8 बजे पूरा टाउन हॉल खचाखच भरा था और बहुत ही शानदार कवि सम्मेलन हुआ। 51 रुपए तो अभी 51 साल बाद भी नहीं मिले, वो अलग बात, ना किसी को मिले वो तो एक अलग बात है। तो लेकिन ये बड़ा रोचक। अब विदेश की बात करता हूँ। विदेश में ये है कीर्ति जी, आप भी इतना गई हैं, वहां लोग बड़े मन से, बहुत मन से कविता सुनते हैं। और अब मजे की बात यह है कि जैसे मैं गया हुआ था, 4 कवि और भी थे, तो हमारे और केशीनाथ त्रिपाठी जी एक जाते थे, तो एक कवि वो भी 1-2 ले जाते थे। अब बर्मिंघम में कवि सम्मेलन चल रहा था और तो हमारे एक कवि मित्र कविता सुना रहे थे, जैसी उनकी आदत है, तो वो बार बार तालियां मांग रहे थे। तो एक बुजुर्ग बार खड़े हो गए और सचमुच वहां जो आप देखिए तो बड़े प्रबुद्ध लोग थे। आपने भी देखा है कि वो कैसे वहां सब फर्क मिट जाता है, एक से एक बड़े से बड़े दिग्गज लोग सुनने आते हैं वहां। हम तो अब वो एक बुजुर्ग खड़े हुए, बोले देखिए हम सब लोग बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, बड़े मन से आपको सुन रहे हैं, जब ये तालियां आप मांगते हैं तो बहुत अच्छा नहीं लगता हमें, मतलब हम सब समझ रहे हैं, हम बड़े मन से सुन रहे हैं, बहुत भद्दा लगता है, माफ करिएगा, बहुत भद्दा लगता है। ठीक है भाई, थोड़ी देर तो उन्होंने अपने पे काबू रखा और उसके बाद वो फिर शुरू हो गए ताली मांगना। फिर शुरू अब उधर से में। कोई दूसरी साइड से कोई बहुत बुजुर्ग महिला खड़े, देखिए अभी तो आपको कहा था कि तालियां मत मांगिए, और अभी तो अब आप फिर से तालियां मांगने फिर लगे। हम मांगने लोग क्या, लगे। आपको यहाँ सब बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े वो हैं, तो आप प्लीज कविता सुनाए। तो वो ये वक्त ये था। अब वहां भी इत्तेफाक से पहले जैसे वो जाते थे लोग, तो बड़ा उनका पैटर्न, जरा पहले शुरू में जब जाते थे 4 लोग, उनका पैटर्न अलग था। एक कोई जाता था उस तरह के, जैसे हमारे जो कैलाश वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, उस धारा वाले भी एक जाते थे, एक हमारे लक्ष्मीकांत गीत वाले वाले। जाते थे, एक कवित्री जाती थी और एक हास्य कवि भी जाते, हुल्लड़ मुरादाबाद, इस तरह वो पहले कॉम्बिनेशन ये होता था।
फिर वो सब थोड़ा अब जैसे बदल बदल गया। तो एक तो ये कि बड़े मन से वो कविता सुनते हैं, गंभीर कविताएं सुनते हैं। आप भी मेरे साथ 5 देशों में गई हैं, आपको भी पता है। और ये कि वहां ये जैसे मैंने कहा ना, ये सबसे बड़ी बात है कि जैसे वहीं अब देखिए ट्रिनिडाड की आपको याद होगी कि वहां 2 कैबिनेट मिनिस्टर बैठे थे और हमें पता भी नहीं था, जब वो दूतावास के हमारे राजदूत ने जब वोट ऑफ थैंक्स दिया तब पता लगा कि वो आगे आगे बैठे थे 2 कैबिनेट मिनिस्टर, कोई तामझाम नहीं कुछ नहीं। और जब वो बाहर निकले तो वो लक्ष्मी मित्तल की बहन पूरे टाइम बैठी रही थी। हाँ। ट्रिनिडाड के कमिश्नर ने मुझसे कहा कि मेरी जिंदगी में पहला मौका है जब मैं 2 घंटे 2.5 घंटे लगातार बैठी रही हूँ सिर्फ हिंदी सुनने के लालच में। कितनी बड़ी बात है। तो वही है कि हर जगह जगह पे जहां जहां भी गया हूँ, दुबई में इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल था, तो मैंने वहां पे चूंकि हिंदी का प्रतिनिधि था, मैंने कहा भाई मैं आपके 800 मिलियन हिंदी वालों की तरफ से बोल रहा हूँ। तो वो जो प्यार मिलता है, जो सम्मान मिलता है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। और वेनेजुएला जो है वो उसकी अपनी यादें हैं। जो वर्ल्ड पोइट्री फेस्टिवल था उसमें बहुत सारी चीजें बड़ी मतलब रोचक भी हैं, बहुत यादगार भी हैं, बहुत हम उससे सीख भी सकते हैं। एक तो ये कि मैंने ऐसा शायद मतलब 10 दिन तक कविता 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 पूरे देश में, आप एयरपोर्ट से बाहर आए कि पूरा सजा पड़ा था पोस्टर, बड़े बड़े पोइशिया पोइशिया कुछ ऐसा स्पेनिश में जो कहते हैं। और यानी वहां की नेशनल यूनिवर्सिटी में कविता, नेशनल लाइब्रेरी में कविता, नेशनल फला में कविता, वो छोड़ दीजिए। फिर वो सड़कों पे कविता, सड़क पे बहुत विशाल का है सड़क, तो बीच में कविता 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 हो रही है। बाजार में कविता, झुग्गी बस्ती में कविता, स्कूल में कविता, जगह जगह कविता कविता। और फिर हमें वो किसी प्रदेश में ले गए, फिर वहां की संस्थाओं से इंटरेक्ट कराया, वो बहुत अद्भुत था। और लेकिन एक बात थी वहां पे, जैसे उद्घाटन समारोह था तो करीब करीब 2000 लोग यानी और लाइन लगा के बाकायदा अनुशासित खड़े हैं और अपना पास पास 2000, जैसे सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम उससे भी बड़ा आप समझ लीजिए। और ये कि लेकिन एक चीज थी कि वहां एक ऑर्केस्ट्रा, जब बड़ा कार्यक्रम हो तो वहां ऑर्केस्ट्रा होता था, तो ऑर्केस्ट्रा बजता था, फिर कुछ कविताएं हो गई, 4-5 कवि मतलब हो गए, फिर ऑर्केस्ट्रा में कुछ बजा तो ये हो गए। कोई छोटा कार्यक्रम हुआ तो कोई गिटार वाला बुला लिया उन्होंने, किसी जगह कार्यक्रम हुआ तो कोई उन्होंने थिएटर का कोई पेंटोमाइम जो करते हैं ना, वो एक कुछ इस तरह मोनो एक्टिंग करते, क्या करते हैं उस तरह मुखौटे लगा के। मैंने कहने का मतलब ये है कि कविता हमेशा म्यूजिक के सहारे, थिएटर के सहारे, गिटार के सहारे उस तरह कविता आगे बढ़ती थी। ये सिर्फ और सिर्फ भारत में होता है कि रात रात भर हजारों लोग बैठ के सिर्फ और सिर्फ कविताएं सुनते रहते हैं। ये जो है ये दृश्य बाहर आपको नहीं बहुत मिलेगा। सुंदर आपने बताया कि और पहले जो कवि सम्मेलन होते थे वाजपेयी जी, वो तो कहीं कहीं 3-3 दौर के, 4-4 दौर के भी कवि सम्मेलन किए हैं। तो वहाँ पहले के कवियों में कविताएं प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, वही कवि चल पाता था। जिसके पास भरपूर कविताएं हो, जिसने लिखी हो, वो ही कवि मंच पर चल पाता था। ऐसा नहीं कि 15 मिनट की प्रस्तुति आपने तैयार कर ली और आप अंतरराष्ट्रीय स्तर के हो गए। आपके पास पूरा, अगर कई कवि सम्मेलन तो ऐसे भी हुए हैं जब 12 कवियों को बुलाया और 2 ही पहुंचे, लेकिन उन दोनों ने मिलकर रात से सुबह कर दी, इतने देर तक कवि सम्मेलनों में कविताएं सुनाते सुनाते। तो आपके और भी एक बात और मेरे मन में अभी जिज्ञासा आ रही है कि क्या ममता जी भी आपको कविता के माध्यम से ही मिली है? ममता जी से भेंट कैसे हुई आपकी? ममता जी मुझे मैथमेटिक्स के माध्यम से मिली। और नहीं, माध्यम तो ये रहा कि ममता जी के मामा जी जो है मेरे क्लास फेलो थे। तो और दूसरा ये कि ममता जी मेरे पड़ोस में कहीं मेरे जो है उनकी कोई मित्र सहेली थी, वहां भी उनका आना होता था, तो परिचित थे हम लोग मतलब। और उधर मामा जी जो थे उन्होंने बताया होगा, तो फिर वो एक वो रिश्ता भी हो गया। तो लेकिन कविता के जरिए नहीं मिली। कविता तो उन्होंने पहले लिखती थी डायरी वायरी दर 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 दर, फिर अब वो जिस तरह का वातावरण था तो फिर वो सिलसिला चल निकला। जी जी। असल में सर कीर्ति जी पूछना चाह रही हैं कि अरेंज ही था सब कुछ या मतलब कुछ और भी? नहीं, अरेंज भी था। जी जी, अरेंज था। जी जी। तो इसमें मैथमेटिक्स कहाँ से आ गया? नहीं, वो कभी कभी मैथमेटिक्स में गाइडेंस लेने आती थी
कुछ ये है ना बात, मूल बात तो ये जो आपने अभी बताई। फिर मैथमेटिक्स से कविता पर आए। नहीं, सर ने कहा कि बाद में कहाँ लेते, बार बार लेते फिरोगी वो गाइडेंस, तो घर में ही घर में ले लीजिएगा। अब वो गाइडेंस देती हैं, अब पहले ये दिया करते थे, अब वो गाइडेंस देती हैं। लेकिन आकाशवाणी में भी आप रहे हैं, और मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी के जब कार्यकाल में इतने अधिक कवि सम्मेलन इन्होंने आयोजित किए हैं, जितने मुझे नहीं लगता है कि कभी आकाशवाणी के इतिहास में इतने सारे कवि सम्मेलन आयोजित हुए हों। मैंने स्वयं ने उसमें भाग लिया है कि होली के अवसर पर तो कवि सम्मेलन, हिंदी दिवस के अवसर पर कवि सम्मेलन, और आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष कवि सम्मेलन। और एक और प्रयोग किया गया था इनके माध्यम से कि नई कविता वाले जो छपने वाले कवि हैं, जो अपने आप को अलग मानते हैं, वो कवि और मंच पर प्रस्तुति देने वाले कवि दोनों को एक मंच पर लाकर कवि सम्मेलन किया। तो इस तरह के नए नए प्रयोग वाजपेयी जी ने किए हैं। तो आपने किस तरह से ये कर पाए, क्योंकि कार्यालयीन बहुत सारी अड़चने होती हैं, तो उन अड़चनों को कैसे पार आपने किया, और किस तरह से इतने सारे कवि सम्मेलन आपने आयोजित किए आकाशवाणी के माध्यम? देखिए, बात वही है, रुचि वाली बात है। अब आप सोचिए कि जिस समय मैंने दिल्ली स्टेशन पे, आप भी आई हैं, तो मतलब एक रेडियो स्टेशन चलाना ही आफत होता है, तो कितने रेडियो स्टेशन मान के चलिए, चैनल मतलब एक रेडियो स्टेशन पूरा 24 घंटे के चैनल। तो कौन? इंद्रप्रस्थ चैनल, राजधानी चैनल, युवाणी चैनल, FM गोल्ड चैनल, FM रेनबो चैनल, सैटेलाइट चैनल AIR, और बीच बीच में मुझे नेशनल चैनल, जो वहां भी आप आई टोडापुर में, उसका भी एडिशनल चार्ज था। बहुत सारी और एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें होती हैं, और ये चैनल 24 घंटे जो भी है वो तो चल ही रहे हैं। लेकिन वही रुचि की बात है कि किसमें आपको आनंद आता है। इन सबके बावजूद हर महीने करीब करीब 1 दर्जन कार्यक्रम तो होते ही होते थे, जिसमें से हैबिटेट सेंटर में नियमित रूप से कार्यक्रम होते थे, और बड़े कार्यक्रम, और जैसे हम करते थे शाम की चाय, और तरह अलग अलग रंग के, जैसे शाम की चाय में बड़े बड़े दिग्गज आते थे, हरिप्रसाद चौरसिया आए, तो हमने फिर ऑडिटोरियम लिया उनके लिए कि हमारे स्टूडियो में नहीं बात बन पाएगी, बहुत बड़ा स्टूडियो, आप भी आई हैं, जिसमें कार्यक्रम होते थे, तो 100 लोग तो आराम से बैठ जाते थे। तो बड़ी बड़े दिग्गज, बहुत सारी हस्तियां उसमें आती रही, उनका वो सिलसिला चलता रहा। उर्दू में चलता था, जिसमें 3 पीढ़ियां आती थी, मतलब एक 75 साल के शायर, तो एक 45-50 वाले, तो एक कोई युवा 30-32 और 25 वाले, वो भी चलता रहा। कविता के 7 रंग चलते रहे, जिसमें 7 विधाएं एक साथ आती थी। फिर एक कोई मतलब हमारे हरियाणा का कोई लोक संगीत जो चलता है, उसका एक कार्यक्रम, कभी ब्रज का कार्यक्रम, कभी लोक संगीत वाला, तो ऐसे बहुत सारे। तो बड़ी रुचि की बात है, मुझे बड़ा आनंद आता था कि इस तरह की शामें होती थी। और ये भी कि मैं तो जिंदगी में कभी नहीं, आकाशवाणी से घर सीधे तो जाना शायद ही कभी हुआ हो, या जीवन में ऐसे, मतलब वो कोई ना कोई शाम किसी कवि सम्मेलन, मतलब वो जो सांस्कृतिक, जैसे मैं नहीं सुना रहा हूँ बेशक, वो नहीं, मतलब कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोई संगीत का कार्यक्रम, या कुछ लोकार्पण पुस्तक, तो वही रहता था, ताकि मुझे जो क्या टैलेंट है, क्या गतिविधियां चल रही है लोगों से पूरा, तो मुझे सारा परिचय उसका रहता था कि कौन क्या नया लिख रहा है, कौन नया आ रहा है, तो वो बड़ा आनंद आता। अपने अपने, वही मैंने कहा, रुचि की बात है, और वो रुचि की वजह से ये सारा काम बड़े आसानी से। और फाइल मेरे पास कभी भी, मतलब आप कहीं चले, कोई आ गए, VVIP आ गए, वहां चले गए, वो एक अलग बात है, स्वागत सत्कार हो, लेकिन फाइल पे फाइलें नहीं कभी रुकती थी, बस आए, सारी फाइलें जो है फटाफट निपटी। और असली जो काम है, यानी ब्रॉडकास्टिंग, जहां जो कार्यक्रम जा रहे हैं, उन पर हमेशा फोकस रहता था कि भाई हमारी बिल्डिंग है या बजट है या क्या है, उस सबसे क्या मतलब, जो रेडियो में जो सुना जा रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो वही रहता था कि भैया थोड़ा क्वालिटी अपनी बना के रखो। और बड़ा वो जो क्या कहते हैं, जब कोलैबोरेशन हो जाता है, अब वो परफेक्ट मेला होता था, तो पूरे जो दिल्ली में पोस्टर लगे, उसमें आकाशवाणी भी भागीदार है, तो ये सब बहुत अच्छा, मतलब एक खुद ही को अच्छा लगता है कि हमारी आकाशवाणी, मतलब पूरे उसका एक उसकी मौजूदगी रहे, पूरी दिल्ली में उसकी उपस्थिति रहे, और लोग आकाशवाणी दिल्ली को जाने, चैनल्स को जाने, तो ये रहता था, यही था कि बस वो, और हम नंबर 1 रहे, मतलब इतने 10-12 चैनल FM चैनल है, FM गोल्ड
शुरू से लेके 99 से लेके मेरे रिटायरमेंट तक का मैं जानता हूँ 15 तक, कि वो 10-11 चैनलों हमेशा नंबर 1 पे रहा। तो अच्छा लगता, बस यही एक होता है हाँ, जिससे मेरा प्रेरणा मिलती है। जी। मैंने भी आकाशवाणी से ही प्रारंभ किया है, इसलिए बालकुंज कार्यक्रम से, इसलिए मेरा भी बहुत लगाव है आकाशवाणी से। और आपने जैसे कवि सम्मेलन में यात्राएं बहुत करनी पड़ती, बहुत यात्राएं होती हैं। पहले की यात्राएं तो इतनी सुगम नहीं हुआ करती थी, बस में जाते थे, बस के बाद भी कई बार अगर बस छूट गई या रात में कुछ और साधन नहीं मिला तो कई लोगों के किस्से सुने हैं कि रेत के ट्रक में बैठकर वापस आना पड़ता था। कभी कोई ट्रेन के गार्ड के साथ बैठकर आ रहा है, टिकट नहीं मिली तो कहीं इंजन में ही बैठकर आ रहा है उसके ड्राइवर के साथ में। तो ऐसी ऐसी यात्राएं भी कवियों ने बहुत की है, और कवि सम्मेलन के साथ जुड़ी हुई यात्राएं बहुत ही ताकत देती हैं, बहुत एक अलग प्रसंग देती हैं, और उन्हीं में से कविताएं भी बहुत सारी जन्म लेती हैं। क्या वाजपेयी जी आपके साथ भी कोई यात्रा में कुछ इस तरह की घटना हुई हो? अगर हुई हो तो साझा कर सकते हैं आप। हाँ, वो नहीं, वो इस तरह का ये तो होता रहा, मतलब कहीं बाहर बाहर जाना है तो उस जमाने में कहाँ वो रिजर्वेशन करा लो पहले से, कुछ नहीं तो अचानक से जाना होता है। ये सब तो खूब किया है, ट्रक से भी गए हैं, अपनी जीप से भी हाँ गए हैं, और तरह तरह बसों में भी गए हैं। और वो ये सब तो बड़ा स्वाभाविक सा है। बस ये है कि, और लेकिन असली वही है कि हमें भाई कवि सम्मेलन में पहुंचना है। और कई दफे वो मकनपुर का मेला था, हम लोग को रास्ते में बहुत अड़चने आई, और फिर कुछ शायद गाड़ी खराब हो गई तो फिर कोई टेम्पो किया तो फिर क्या किया, और मेले में कवि सम्मेलन हमारे, मेरे ख्याल से कवि सम्मेलन शुरू होते होते हम लोग 2 घंटे डेढ़, जबकि उसमें 5 कवि हम लोग साथ में थे। और तो बड़ा वहां संकट खड़ा हो गया था, फिर वहां जो स्थानीय वगैरह और जो लोग थे उन्होंने संभाला था। तो इस तरह की मतलब बहुत सारी चीजें स्वाभाविक रूप से हो ही जाती हैं। और उस जमाने में लोग भी इतने थे कि एक वो हमें मिल गए बस कंडक्टर वो एक दफे, तो वो इतने बने शौकीन थे, उन्होंने कहा कि एक जगह हमने सुना, जा रहे थे कहीं बस लेके तो कवि सम्मेलन की आवाज सुनाई पड़ गई। तो भाई ने क्या किया, वो ड्राइवर से मशविरा किया और कहा भाई बस खराब हो गई है, तो वो सारे उनको भी ले गया कवि सम्मेलन में। वाह भाई वाह तो वाह। वो ऐसे ऐसे लोग दीवाने मिल जाते हैं। तो जब उसका, अच्छा बड़ी मतलब क्या है कि उसका कई दफे उसके फायदे भी मिले, कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं और लोग अच्छा अच्छा वो जो पहचान लेने वाली, ये भी बड़ी बड़ी उपलब्धि होती है कि कोई आप अचानक से कोई मिल जाता है रास्ते में और वो आपको उस नाते पहचान, तो वो जो एक ये सब चीजें सब आप सबके साथ होती, प्रशंसक मिल जाते हैं, दूर दूर से लोग आते थे, ऐसे भी मिल जाते फिर आपको कि वो आप फरुखाबाद में कभी सम्मेलन हो चाहे भला जगह हो, अगर वो कोशिश कर करके वो वहां पहुंच जाते, ऐसे ऐसे दीवाने, ऐसे बहुत जी मतलब ज्यादा नहीं होते जो भी होते हैं, लेकिन वो भी पहुंच जाते थे, तो वो भी बहुत अच्छा लगता था कि वो हर जगह आपको वो अग्रिम पंक्ति में दिख बैठे जाएंगे, दिखेंगे। कानपुर में है तो भी, फरुखाबाद में तो भी। तो वो ये सब तो बड़ा एक आनंद, उसका तो एक होता ही आनंद रहता है। जी जी। ऐसे जुनूनी श्रोताओं और ऐसे ही जुनूनी आयोजकों के बल पर ही एक कवि सम्मेलन का ये भव्य महल खड़ा हुआ है। जब ऐसे जुनूनी श्रोता होंगे और ऐसे आयोजक होंगे जो हर परिस्थिति में आयोजन करें। आजकल कहते हैं कि समय किसी के भी पास नहीं है, लेकिन उस समय में से भी समय निकालकर, जैसे वाजपेयी जी ने कहा ना कि एक रुचि की बात है, तो ऐसी रुचिकर श्रोताओं के बल पर ही कवि सम्मेलन का ये भव्य महल खड़ा हुआ है। और आज भी श्रोताओं में देखिए कितने सारे लोग हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। सोनिया अस्क जी हैं, अलका शर्मा जी हैं, सरिता जैन जी हैं, और मधु मेहता जी हैं, और बहुत सारे लोग हमारे, रिंकू पांचाल रिंकू जी हैं, पद्मकांत शर्मा जी हैं, सीमा सागर शर्मा जी हैं, सुनीता पूनिया जी हैं, और ओम प्रकाश कल्याणी जी तो अभी हमारे साथ यहाँ पर थे, अब पता नहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। और हीरो वाधवानी जी हैं, भूदत्त शर्मा जी हैं, सीमा सागर जी तो मैंने पहले ही बोल दिया है, शिवान सरल जी हैं, सावी शर्मा जी हैं, और सावी शर्मा जी हैं, सोनिया आस्क जी हैं, और खूब सारे श्रोता वाजपेयी जी आपको बहुत सारी बधाइयां दे रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स इस पर पटल पर आ रहे हैं। और कवि सम्मेलन में तो इसी तरह से चलता रहता है। कोई और बात आप कहना चाहते हो तो कहिए, नहीं नहीं उसके बाद बहुत हम आपकी नहीं एक दो नहीं, कविताएं आपकी भी सुनेंगे।
आपकी एक दो जी जरूर कविताएं भी सुनेगा। सुनेंगे। लेकिन वो मतलब संस्मरणों का तो भंडार भरा पड़ा है, कोई खजाना खाली होने वाला नहीं है। एक जो है मतलब मजे की बात बताऊं, इस संचालन क्या हुआ कि बहुत कम समय में मेरे पास संचालन जो है का दायित्व आ गया। जी। और सब कुछ ईश्वर से होता, पता नहीं कैसे, तो वो उन्होंने मुझे सौंपा, तो मैंने बहुत जगह पे संचालन किया, बड़े, और रात रात भर कवि सम्मेलन का संचालन, और मुझे भी अच्छा लगता था क्योंकि मतलब मेरी बात और मुझे अपनी बात कहने का और ज्यादा मौका मिल रहा है, कवि सम्मेलन से जुड़ी बातें। और उसमें भी देखा मैं आपसे साझा करूं कि मेरे ही डिग्री कॉलेज में मतलब एसडी कॉलेज कानपुर में एक कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। जी। अब संचालन मैंने किया, टीम भी मैंने ही मेरी बनाई हुई थी, सब वो प्रतिष्ठित कवि थे उसमें। और हुआ क्या कि वो कवि सम्मेलन जाहिर है कि बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रहा था। मैं हमेशा जो है ना बहुत कवि सम्मेलन बहुत ही कामयाब जो भी थे, क्योंकि एक से एक बढ़कर दिग्गज थे उसमें, गीतकार भी, ये भी वो भी, सब खोज के सब तरह के वो रहते थे, और खूब सारा जमता था सिलसिला। तो उधर से क्या हुआ कि चूंकि एक खास यूनियन, दो चलते ही है ना आपस में, कि एक फला विद्यार्थी वो एक किसी दल से जुड़ा है तो दूसरा संगठन दूसरे से जुड़ा है, उन्होंने फिर वो शुरू कर दिया, मतलब कुछ शरारतें करना, उनके लोग बैठे थे। अब होता क्या था वहां पर, चूंकि मैं उसी कॉलेज से निकला था, एक कॉन्फिडेंस अलग से होता है। तो जैसे उन्होंने कोई आवाज निकाली विचित्र सी, अब संयोग से एसडी कॉलेज से कोई 1 किलोमीटर के पास बहुत बड़ा चिड़ियाघर है, तो उन्होंने कोई आवाज निकाली, तो मैंने कहा देखिए ऐसा लगता है कि पास में चिड़ियाघर है, कोई पिंजड़ा खुला रह गया है। क्या तालियां पड़ी अच्छा। हैं लोग, तो जो जो उन्होंने हरकतें की उसका मैंने भर भर के जवाब दिया, हाँ। और कवि सम्मेलन खींच ले गया मैं बड़ी कामयाबी के साथ। मैं बचा था संचालक के नाते, अध्यक्ष बचे थे, और एक शायद कवि और बचे होते। फिर उन्होंने क्या किया कि जब उनकी कोई हरकत नहीं चल पाई, उन्होंने आवाजें निकाली, ये किया कुछ किया, लोग चूंकि हमारे साथ थे, खूब समर्थन, तालियां मिल रही, कुछ मिल रही है। और एक आध लोगों ने जैसे कोई हुआ तो अरे भाई बैठ जाओ, ये करो, वो भी जो उनके थे उन्होंने अपना कोशिश की, जो जो आयोजक थे। लेकिन जब उनकी कुछ नहीं चली मेरे संचालन के आगे और कवि सम्मेलन की कामयाबी के आगे, तो उन्होंने पहले से सब प्लान कर रखा था, तो उन्होंने फायर शुरू किए, धय दनादन, ओहो। कोई एक साथ 4-5 फायर। अरे बाप रे। अब वो, हाँ, हवाई फायर, मैंने समझ लो नीचे नीचे करके। अब वो कभी हाँ। कभी तो मंच छोड़ के भागे, मैंने मतलब, तो लेकिन मैं भी मंच के पीछे आ गया, उधर आ गया कि भाई जब ये, और वहां एक तरह भगदड़ सी मच गई। अब मजे की उसमें, खैर मजे की बात ये है, नाम नहीं लूंगा, नाम अच्छा लगता नहीं कि वो, अब वो बहुत अटपटा सा लगेगा। बाद में एक प्रतिनिधिमंडल मेरे घर पे आया अच्छा। और बोला कि जी कि भाई मैं क्षमा मांगने आया हूँ, वो जो गोलियां वोलियां चलवाई थी वो हम ही लोगों ने चलवाई। चल। और क्योंकि क्या बात वो है। भला यूनियन का प्रोग्राम था तो हमें उसको फेल करना ही करना था। फेल करना अब था। हम हाँ। अब हम शानदार एक कार्यक्रम करेंगे और आप ही को बुलाएंगे और ये करेंगे। खैर वो प्रोग्राम तो अभी तो हुआ नहीं है, पता नहीं कब करेंगे वो, पता नहीं। लेकिन ये होता है। तो संचालन के भी बहुत संचालक मेरे समय में, देखिए क्या होता है, मैं एक बात आपसे साझा करूं, आप भी संचालन करती हैं। संचालक अगर चाहे तो एक पंक्ति में कई हजार की भीड़ को कंट्रोल कर सकता है, उसका मूड बदल सकता है, उसको गंभीर बना सकता है, उसको हास्य की तरफ ले जा सकता है। बस संचालक अगर एक गरिमा बना के रखे और बढ़िया अच्छा वातावरण बनाए तो अच्छी से अच्छी कविता सुनी जाती। ये जिम्मा हमारा। जब ये बिल्कुल। शुरुआत हो रही थी, ये देखिए हमने वो तब शुरू की 1974 में, जब बड़े बड़े दिग्गज होते थे, मतलब मैंने सोहनलाल द्विवेदी जी की अध्यक्षता में पढ़ा, श्यामलाल पार्षद झंडा ऊंचा रहे हमारा से लेकर के बलबीर सिंह रंग जो अब किंवदंती बन गए लोग, ऐसे देवराज दिनेश, बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग, तो उनके साथ पढ़ा है। अब उसमें ये है कि अब ये हास्य वाली शुरुआत होगी। एक हास्य कवि होता था सिर्फ रस परिवर्तन के लिए, वो दौर मैंने देखा है। जो स्ट्रक्चर होता था, दो गीतकार, एक लोक गीतकार अनिवार्य रूप से, और कवित्री, और ओज के कवि एक या दो, एक हास्य कवि सिर्फ जो रस परिवर्तन के लिए होता था। भले दो ओज के कवि हो जाए, भले 3 गीतकार हो जाए, भले 2 लोक गीतकार हो जाए, लेकिन हास्य सिर्फ रस परिवर्तन के लिए हास्य कवि होता था। और कभी कभी अपवाद हुआ तो कोई 2 हो गए। लेकिन मेरे समय में अगर कोई इस तरह की जो प्रवृत्तियां शुरू हो गई थी,
हल्का सुनाने वाली। लेकिन मेरे समय अगर मैं संचालन कर रहा हूं तो ऐसा भी हुआ है कि वो हास्य कवि अगर हुट नहीं हुआ है तो बिल्कुल वो चला नहीं, चली अच्छी कविता, अच्छा गीत, वो चेतना आप कैसे उसकी श्रोताओं की आप उसको ऊपर ले जाते हैं, उस तरह का वातावरण बनाते हैं, उस पर सारा निर्भर करता है। और ये एक उदाहरण दो तो एक डिग्री कॉलेज दिल्ली की बात है, एक डिग्री जी। कॉलेज में मैंने एक बहुत नामी गिरामी हास्य कवि के बाद बलदेव वंशी जी को बुलाया। वो कवि सम्मेलन में नहीं जाते थे, छंदमुक्त कविता के बहुत बड़े कवि थे, साहित्यिक कवि थे। तो उनको भी बहुत हैरानी, बाद में उन्होंने बताया कितना उनको हैरानी लगी होगी। लेकिन मैंने क्या एक वाक्य संचालक बोल दे, मैंने कहा देखिए आप हास्य कविताएं सुन के बिल्कुल तरोताजा हो गए हैं, तो आइए फिर कविताओं की तरफ लौटते हैं। बात हो गई एक अच्छा, वाक्य में वाह! बात। और वो बलदेव वंशी जी को बहुत पूरे उससे सुना उन्होंने। तो संचालक की टिप्पणियों से, संचालक के माहौल बनाने से या उस तरह की पंक्तियां सुना देने से, जरा सा कोई वो हुल्लड़ हो रहा है तो फिर वो आप जानते हैं, आपने भी इस्तेमाल किया होगा कि कश्ती का जिम्मेवार फकत ना खुदा जिम्मेदार नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी सलीका भी चाहिए। चाहिए। और वो इस तरह के, हाँ, और वो कमजर्ब जो है उनको महफिल से उठा दीजिए, उस तरह के वो आपको कविता उससे भी काम हाँ, चल जाता है कि आप वो दो पंक्तियां आपने बोली और पूरा माहौल बिल्कुल बदल जाता है। ठीक हो जी गया। जी। तो ऐसे ही देखिए आपके संचालन में कितने कितने उत्कर्ष तक पहुंचे हैं कवि सम्मेलन। तो कवि सम्मेलन की तो बहुत सारे घटक होते हैं, कवि होते हैं, संयोजक होते हैं, संचालक होते हैं, आयोजक होते हैं, सारी व्यवस्थाएं होती हैं, श्रोता होते हैं, सब मिलकर बनता है कवि सम्मेलन। बहुत ही रोचक किस्से अभी हमने वाजपेयी जी से सुने, और इनके पास तो इतना अथाह खजाना है कि वो कभी समाप्त नहीं होने वाला। अभी एक श्रोता पूछ रहे हैं कि वाजपेयी जी कौन से शैम्पू से बाल धोते हैं जिससे उनके काले घने सुंदर बाल दिखाई देते हैं। जी जी। अच्छा, ये एक सवाल आपका हाँ रह गया था, हालांकि हालांकि उसका कुछ आंशिक हल तो निकल आया। जो आपने पूछा जी। तो बदलाव वाली जैसे बात है, जो अभी का समय है उससे मुझे थोड़ी जो है पीड़ा होती है। क्योंकि देखिए, मैंने तो शुरुआती हास्य व्यंग से की थी, तो हास्य व्यंग से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा यह है कि भाई कविता का सम्मान बना रहे, कवियों का सम्मान रहे, और एक कविता की अच्छी छवि बने, और कविता लोगों तक, अच्छी कविता, सच्ची कविता पहुंचे। अब ये पैसा जब से इतना सारा आ गया है तो वो थोड़ा सा उसमें नकली कवि बहुत आ गए हैं, और डुप्लीकेट कवि, और वो डिजाइनर कविता जो होती है ना, जैसे जो कोई हाँ, डुप्लीकेट वो बोलते डिजाइनर, हैं, बिल्कुल। वो थोड़ा तकलीफ देता है मुझे। और ये नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे मैंने कहा ना कि भारत में ही तो ऐसा है जो वाचिक परंपरा चलती है, लोग इतनी श्रद्धा से कविताएं सुनते हैं, लेकिन वहां पर आप कविताओं की जगह कुछ और परोसें, तो मैं इस बात से कभी सहमत नहीं हुआ कि जनता यही सुनना चाहती। आजकल अच्छी कविता कौन सा, ये बकवास है, बिल्कुल गलत है। जैसे एक भ्रष्ट अफसर ये कहता है ना कि आज के जमाने में कौन ईमानदार हो सकता है, तो वो वाली दलील है। ऐसा सही नहीं है। बात है। लाल किले से मैंने कितनी बार छंद मुक्त कविता सुनाई, और वो मुझे उतना ही दाद मिली जितनी गजल पे मिल जाती है, जितना तरन्नुम से सुनाने मिलती है। कविता लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन माहौल बिगाड़ दे कोई, संचालक भी बिगाड़ते हैं। अब वो क्या कहते हैं, कहते देखिए भाई जैसे मकान बनाने से पहले नींव जो है उसको खोदना पड़ता है, तो आइए हम सबसे पहले हास्य से शुरू करते हैं। अब आपने वही उसकी हाँ, कब्र, नींव खोद दिया, आपने कब्र खोद नींव दी, नींव खोद नहीं दी, खोदी, कब्र। कब्र क्योंकि खोद दी। देखिए उनकी जो चेतना है उनको आपने विकृत अगर कर दिया, उस हल्के स्तर पे ला दिया, तो फिर नहीं संभव है कि आप कोई मतलब एक अश्लील फिल्म दिखाएं, फिर आप सोचें कि हम सत्यजीत रे की फिल्म जो है उधर दिखाएं। वो बात नहीं बनेगी। वो तो माहौल उस तरह का बनाना पड़ेगा, उस तरह का वातावरण बनाना पड़ेगा। तो कई दफे जी। संचालक ही हल्का कर देते हैं, वो ठीक। और कवि सम्मेलन का नाम संकट में है। बेशक आप उस कवि सम्मेलन में हो, बेशक मैं कवि सम्मेलन में होंगी हो, तो बिलिंग की जाती है हास्य कवि सम्मेलन। अब देखिए ना क्या अजीब सी बात है, उसका नाम ही खतरे में आ गया। अब तो हम्म। हास्य कवि सम्मेलन ये सब थोड़ा सा मुझे तकलीफ देता। और ये जो देखिए, मेरा मानना है दो बातें। अगर आपकी कविता में दम है, कोई श्रोता हाथ बांध के बैठ नहीं सकता, वो तालीम अपने आप मिल जाएगी।
तो अब ये जो परेड कराई जाती है कि देखिए अब मेरी ये चौथी लाइन आने वाली है, अब आपके हाथ उठ जाने चाहिए, ये सब मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है, बहुत अश्लील लगता है, ये नहीं होना चाहिए। अब आप वो अच्छा। मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं तालियों की, तो वो सब क्या अजीब। भाई आप, वही मैं कहता हूँ कि एक कवि की गरिमा होनी चाहिए, कवि का एक सम्मान अपना होना चाहिए। और क्या बस आप, और अच्छी कविता है तो खुद ही आपको खूब सम्मान मिलता है, तालियां मिलती हैं, क्या भीख मांगना। और वो ही एक होड़ है कि हम वो ज्यादा तालियां मिलेंगी तो फिर हमें फिर बुलाया जाए, जम जाएंगे। ये तो सरोकार कविता होना चाहिए, हमारी कविता लोगों तक पहुंचे, ये होना चाहिए। जी जी हाँ ओम प्रकाश जी। सर एक सवाल था, एक तो कुछ श्रोताओं का भी सवाल है। एक मंजू शाक्या जी हैं, बहुत अच्छी जी कवित्री हैं, तो वो एक जी सवाल जानता कर हूँ। रही हैं कि आप दोनों से ही सवाल कर रही हैं कि कवि सम्मेलनों में अक्सर कवि तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कवित्री एक या दो ही क्यों रखी जाती है? ऐसा मतलब वो कवित्रों के साथ अन्याय क्यों है? नहीं नहीं, देखिए ये पुरानी बात हो गई, अब ये पुरानी बात हो गई। एक तो भारत में बदलाव बड़ी देर देर से होता है, ये भी हम सब जानते हैं, लेकिन आज तो जितने कितने महिलाओं के अलग से कवि सम्मेलन होते हैं पूरे, जिसमें कवित्रियां ही होती हैं, खवातीन के मुशायरे होते हैं। तो ये जो अब ये फिर भी, चूंकि जैसे मैंने कहा, लोगों की मानसिकता नहीं बदल पाती। अब वो मानसिकता क्या होती है, जितने, जो अभी मैं भाषण दे के आ रहा हूं कि जो जितने बड़े बड़े 5 स्टार होटल से लेके ढाबों तक लाखों लोग जो खाना बनाते हैं वो तो पुरुष हैं। लेकिन घर पे वो पुरुष बड़े गर्व से बताए मैं तो चाय भी नहीं बनाता, मैं तो किचन में घुसता ही नहीं है। ये क्या बकवास है। तो वो दिमाग से मानसिकता बदलते बदलते देर लगती है। तो आयोजकों की ये बात बिल्कुल सच है कि वो सजावट की वस्तु की तरह कवित्री एक बुला ली, वो बुला, ये होता था। बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है, लेकिन अब स्थितियां धीरे धीरे बदल रही है। और सबसे बड़ा जो है, ये जो माध्यम है जिससे हम आप बात कर रहे हैं, इसने ये क्रांति की है, बहुत बड़ी क्रांति की है। और अब तो कवित्रियां ज्यादा होती हैं, कवि कम होते हैं। बहुत सारे जो ऑनलाइन कवि सम्मेलन वगैरह होते हैं, क्योंकि देखिए महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, वहां से शुरू हो जाता है सिलसिला। बच्चियों ने ज्यादा टॉप किया आईएएस में, अब वो उनको हमने बहुत बहुत दबा के रखा, उनको आगे आने नहीं दिया, वो अलग बात है। लेकिन वो मानसिकता कवि सम्मेलनों में भी बदलनी चाहिए। और वो बिल्कुल काश वो दिन आए, और मेरे जीते जी आए तो और अच्छा लगेगा, कि जब बिना किसी उसके, अब गीत है तो गीत में कवित्री आए चाहे कवि आए, गीत पर फोकस होना चाहिए। वो हास्य है या ओज है, जो भी है, तो वो ये फर्क मिट जाने चाहिए, तो बहुत अच्छा लगेगा। जी, तो मुशायरों सर में भी ऐसा ही होता है, एक दो शायरा बुला ली, वो सवाल उनका बिल्कुल जायज है। आयोजकों को बदलना पड़ेगा, अपना जहन बदलना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। मेरा मेरा ये भी ओम कहना है कि प्रकाश जी। हाँ ये जो कवित्री सम्मेलन होते हैं तो इनमें भी एक दो पुरुष जरूर रखे जाएं, जैसे संके जी के। अच्छा हाँ, सर, मैं आपको बताऊं, मैंने कवित्री सम्मेलन कराए लगभग 100 के करीब। अच्छा केवल विशुद्ध कवित्री सम्मेलन, और सारे कमर्शियल, ऐसे नहीं कि कवित्रियों को मैंने धन नहीं दिलवाया। लगभग 100 जी कवित्री सम्मेलन में करा चुकी हूँ, बहुत बड़े बड़े स्तर के भी। और उसमें मैंने हमेशा अच्छी कवित्रियों को, और ऐसी कवित्रियों को जो भीड़ के सामने भी सुना पाए। कवित्रियां बहुत होती हैं, लेकिन कई कवित्रियां ऐसी होती हैं कि जो आम श्रोताओं के सामने नहीं सुना पाती हैं। बंद हॉल में जो कुछ आमंत्रित श्रोता होते हैं उन्हीं के सामने सुना पाती हैं। तो मैंने अपनी तरफ से प्रयास करके ये कम से कम 100 कवियत्री सम्मेलन मैंने आयोजित किए हैं। और बहुत दूसरी बढ़िया। बात, मैं मंजू शाकिर जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि कभी भी कवि सम्मेलन की टीम बनती है तो उसमें यही ध्यान, आज भी ये आप कह रहे हैं कि ये वर्चुअल मंच पर तो कम से कम महिलाएं आगे आ रही हैं, लेकिन जब जी एक्चुअल जी कवि सम्मेलन की टीम बनती है वो कोई कवि ही बनाता है। और उसमें वो यही गणित फिट करता है कि 4 कवि हो जाएंगे, 1 कवयित्री, और वो कवयित्री भी ऐसी चुनते हैं जो केवल सरस्वती वंदना करे और एक आध गीत सुनाकर चुपचाप सिर झुकाकर नीचे बैठ जाए। तो ऐसी जी कवित्रियों का ही वो चयन करते हैं जो कहीं हूं चू ना करे उनके काम के बीच में, और कहीं उनसे ज्यादा न जम जाए। लेकिन धीरे धीरे प्रयास करके अपनी जगह बनानी पड़ती है बहुत दमदारी के साथ। और जी मैं इसलिए इस मंच से ये कहना चाहती हूँ, अभी चेन्नई में एक कार्यक्रम हो रहा था, मैंने उन आयोजकों को कहा कि आपने 10 कवियों को बुलाया है और एक अकेली मैं कवित्री हूँ, तो आप किसी 2-3 कवित्रियों को और बुलाइए।
तो बोले हमें और कोई कवित्री जचती नहीं है। तो मैंने कहा मैं नाम बताती हूँ। नहीं, मैं नाम बताती हूँ आपको। मतलब उनका ये मानस था कि कोई गरिमा में काव्य पाठ नहीं करती हैं कवित्रियां, इसलिए हम उन्हें नहीं बुलाना चाहते। जचती नहीं से अर्थ उनका ये था। तो मैंने कहा मैं आपको नाम बताती हूँ। फिर मैंने उनको 2-3 नाम बताए और उन्होंने उस कवि सम्मेलन में मेरे कहने से उन्हें आमंत्रित किया। फिर उन्हें बार बार भी आमंत्रित किया कि हाँ, आपने हमें ठीक कवियत्रियों के नाम बताए। तो ऐसा बताने वाले लोग भी होने चाहिए कि पूरी टीम पूछे पहले और उसके बाद कोई सुझाव हो तो दे। ये ना देखे कि केवल हम चले जाएं उस कवि सम्मेलन में और हम जम जाएं। पूरे कवि सम्मेलन को बदलने के लिए आप प्रयास करेंगे, तब ये परिदृश्य बदलेगा। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, देखिए इसी जी को जोड़ के कीर्ति जी, बड़ी विनम्रता के साथ, वो ये है कि कवित्रियों को भी वो जो आप सबके लिए वो बात नहीं कह रहा हूं, आप भी कवित्री हैं तो आप तो युवाओं वाला गीत भी सुनाती हैं, आप और तरह के जो भी देश की स्थितियां हैं उसमें हर तरह का, लेकिन बहुत सी ऐसी कवित्रियां वो आज भी उसी श्रृंगार में ही डूबी है। प्रेम होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, उसको मना नहीं कर रहा, लेकिन खाली आप उसी दायरे में रहेंगे तो उनको तो होश के कवि की जरूरत है, तो वो वहां कैसे कवित्री को बुला लें, वही मैं कह रहा हूं। तो उनको भी अपना दायरा बदलना पड़ेगा। मुशायरों में भी अब वही सब आप कि मैं तो जुल्फें सब बनाती रही वगैरह वगैरह और तेरी बाहों में मर जाऊं, तो फिर वो कैसे? उनको अपना कंटेंट बदलना पड़ेगा, सामाजिक सरोकारों से जुड़ना पड़ेगा। जो मुख्य धारा की कविता है, माफ करिएगा, वो मैं बहुत पढ़ता हूं, वहां बदलाव पूरी तरह हो चुका है, लेकिन मंच की जो कवित्रियां जो भी हैं, मतलब जो प्रकाश में आती हैं, जो आती हैं, वहां पर एक छवि बनी है कि बस भाई वो अपवादों को छोड़ दीजिए, वरना सामाजिक सरोकारों से वो प्रायः उनकी कविता में बहुत ज्यादा वो सामाजिक सरोकार नहीं मिलते हैं जिसकी जरूरत है। जो वातावरण है, जो माहौल है, तो आपको एक एक चीज आम लोगों का जो दुख दर्द है उससे जुड़ना पड़ेगा। श्रृंगार भी रहे, वो अपनी जगह रहे, उससे कोई आपत्ति किसी से नहीं, हास्य से भी आपत्ति नहीं। आपके अगर दम है तो अपने हास्य से, कविता से हंसाइए, किसने रोका है? लेकिन आप 1 घंटे पहले चुटकुले, 10 चुटकुले, 12 चुटकुले सुना के फिर आपने कुछ 4 वो सुना दिया, टुकड़ा सुना दिया, ये नहीं होना चाहिए। माणिक वर्मा जी के पास कितनी रचनाएं थी, ओम प्रकाश आदित्य जी पे कितनी रचनाएं थी, और वो हमारे सुरेश उपाध्याय जी पे कितनी रचनाएं थी, वो अब सब खत्म होता जा रहा है, उस पर आपत्ति है। तो कवित्रियों को भी थोड़ा बदलना पड़ेगा अपने आप। माफ करिएगा जी, बहुत बहुत सही आपने कहा। और बहुत सारे श्रोता जुड़े हुए हैं और वो कई कई घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं। कमलेश सिन्हा जी हैं, वो एक कवि सम्मेलन की याद दिला रहे हैं मुझे कि एक कवि सम्मेलन में 3 कवि थे और 3 कवित्रियां थी, मैं, सीता सागर जी और बलजीत कौर तन्हा। हम 3 कवित्रियों के नाम इन्हें याद रहे और 3 कवि थे। इस तरह से बराबर बराबर रखा हुआ था। तो देखिए कितने जागरूक श्रोता हैं। दमयंती शर्मा जी भी जुड़ी हुई हैं। और ओम प्रकाश जी, आप जरा श्रोताओं के नाम बता दें और उसके बाद जी जी हम वाजपेयी जी से उनकी कुछ कविताएं सुनना चाहेंगे। जी जी हमारे साथ विनीता टंडन यादव जी जुड़ी हुए हैं, मुनि सिंह राजपूत जी जुड़े हुए हैं, मधुबन जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, हरिशंकर पाटीदार जी, डॉक्टर मोहिंदर शर्मा जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मंच की ओर से। राव शिवराज पाल जी, शुभेंदु जायसवाल जी, त्रिभुवन बिष्ट जी, पंडित अनूप चौबे जी, मंजू शाक्य जी, साजन ग्वालियरी जी, सवी शर्मा जी, सोनिया अक्स सोनम जी, मधु मेहता जी, सीमा सागर शर्मा जी, भूदत्त शर्मा जी, ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी, राजेश राज फेमस जी, रश्मि आभ्या जी, उर्वशी अग्रवाल जी, लहरी संतोष कुमार जैन जी, महेश बंसल जी, सावन शुक्ला जी, कवि कलाम भारती जी, राजकांता जी, शुभ्रा सिंह जी, करमेश सिन्हा जी, हितेंद्र शर्मा जी, रिंकू पांचाल जी, गीता भाटिया जी, लहरी संतोष जैन, प्रमेंद्र श्रीवास्तव जी, विकास मिश्रा सागर जी, कवि किशोर तिवारी जी, हीरो वधवानी जी, मीरा शलभ जी, कुमार राघव जी, नंद किशोर राठौर जी, दिनेश झा जी हमारे मित्र, और मणि सिंह राजपूत, अश्वनी सहारिया जी, मोहनलाल मालवीय, शिवांश सरल जी, पद्मकांत शर्मा जी, सरिता जैन जी, दीपाली जैन जी, रवि यादव जी लगातार कमेंट कर रहे हैं, विनय कुमार सक्सेना जी भी लगातार कमेंट कर रहे हैं, और कुसुम यादव जी भी, अलका शर्मा जी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दे रही हैं, वीरेंद्र यादव जी भी हैं, अनीता श्रीवास्तव जी हैं, दिनेश आनंद जी हैं, और भी तमाम हमारे मित्र हैं हमारे साथ। किसी का नाम छूट गया हो तो क्षमा चाहता हूँ, काफी सभी के नाम लिखने का प्रयास किया है मैंने। तो वाजपेयी जी, आज बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आपके संस्मरणों को सुन के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स। बहुत आभार जी। हाँ, तो अब जी कीर्ति जी। मैं
हाँ, मैं अब आग्रह करूंगी कि बहुत सारे लोग आपकी कविता सुनना चाहते हैं, तो आप जो भी सुनाना चाहें, एक दो रचनाएं अपने मन से, पूरे मन से आप यहाँ पर सुनाएं। और ये जो चर्चा अभी चल पड़ी है, उस पर तो मैं भी बहुत देर तक बोल सकती हूँ और वाजपेयी जी भी बहुत देर तक बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें कवि सम्मेलन की मुझे भी कचोटती हैं और वाजपेयी जी को भी कचोटती हैं। हम दोनों ही एक बदलाव भी लाना चाहते हैं, एक ये सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। तो इस पर तो चर्चा कभी अलग से कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन मैं अब थोड़ा सा रसमय वातावरण करने के लिए वाजपेयी जी से आग्रह करूंगी कि अपनी एक दो रचना। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बढ़िया। कहाँ कहाँ से आपने जुटाई, मेरे पास भी शायद ना हो कुछ तो। अच्छा अच्छा, एक तो जैसे फेसबुक चैलेंज देते हैं ना, वो साड़ी चैलेंज, ये चैलेंज, तो कभी मूर्खता का चैलेंज मिले तो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख मैं ही साबित होऊंगा। यानी भारत के प्रधानमंत्री स्वयं कह के और मुझे गुलदस्ता दे रहे, मेरे पास वो फोटो नहीं है, क्या करेंगे आप? मैंने रखे नहीं अपने, जो कोई अपने आप से भिजवा दिया तो भेज दिया, तो मैंने रख लिया, चलो। लेकिन ये सब मैंने किया नहीं कभी, अब क्या करें, अब अफसोस होता है। हो सकता है प्रधानमंत्री जी के पास हो वो फोटो, उन्होंने संभाल के रखा हो। क्या बात है, चलिए बहुत अच्छा। तो चलिए मैं रचना पाठ करता हूँ, जी। लेकिन पहले जरा सा जो जिन्होंने कवि सम्मेलन के मंच को खराब किया उनको थोड़ा सा उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त कर दूं कि कवि की मर्यादा का, गरिमा का जिन्हें ध्यान नहीं, कवि की मर्यादा का, गरिमा का जिन्हें ध्यान नहीं, हरकतें करते हैं कवि होके मदारी की तरह, और अपनी कविता पे नहीं खुद ही भरोसा जिनको, तालियां भीख में मांगे हैं भिखारी की तरह। तो ये तो वाह इनके वाह प्रति वाह, बहुत अच्छा। जी। और एक क्षण का सुन लीजिए, जी। इसका शीर्षक है बतर्ज फिल्म दीवार। बतर्ज फिल्म दीवार। एक नकली धंधेबाज कवि ने असली कवि से पूछा कि भाई क्या है, ऐसे रहो, कि एक नकली धंधेबाज कवि ने असली कवि से कहा, मेरे पास बड़े बड़े मंच हैं, हजारों की भीड़ है, भीड़ की तालियां हैं, मोटे मोटे लिफाफे हैं, टीवी चैनल हैं, दौलत है, शोहरत है, तुम्हारे पास क्या है? असली कवि ने कहा, मेरे मेरे पास पास कविता है, कविता मेरे है। पास कविता है। बहुत तो खूब, वाह बहुत वाह वाह। खूब, वाह वाह वाह, बहुत खूब। जी जी। तो ये तो मैंने ये था, लेकिन चलिए अब चलते हैं कविता की तरफ। और मेरी मुख्य विधा तो गजल है, तो वही गजल मैं आपको सुनाता हूँ जिससे मेरी पहचान बनी। मुझे अब बहुत, देखिए कैसे उनको भी याद करना चाहिए। बहुत विराट कवि सम्मेलन था, देश भर के सारे दिग्गज कवि उसमें थे, मैं उसमें सबसे युवा कवि था, लाजपत भवन कानपुर का। और बहुत उस समय मैंने वो गजल सुनाई थी। और उसी तो जब नीरज जी आए, आखिरी में आते थे, बहुत 2 बजे रात के करीब उनका नंबर आया, 1 घंटे करीब सुनाते थे। तो पहले उन्होंने मेरे शेर पर करीब करीब 5-7 मिनट उसमें भाषण दिया। इतने सारे कवियों के बाद एक मुझ जैसे एक युवा कवि की एक शेर पर इतना लंबा व्याख्यान देना, तो मेरे लिए बड़ी गर्व की बात थी। ऐसे वो, तो वही वो गजल, और जिसने मुझे पहचान दी, और जिस पर फिर ओशो रजनीश ने पूरा प्रवचन दे डाला, मतलब उसके एक एक शेर की व्याख्या करके, तो मैं वही आपसे साझा करता हूं। अपने ही हाथों में
अपने ही हाथों में पतवार संभाली जाए, अपने ही हाथों में पतवार संभाली जाए, तब तो मुमकिन है, तब तो मुमकिन है कि ये नाव बचा ली जाए, अपने ही हाथों में। ऐसे ही अच्छा लगता है, ऐसे रखिए तो गोष्ठी जैसा लगता है। जी जी, सोलो मत करिए। शेर सुनिएगा। आज के दौर में, आज के दौर में जीने की शर्त है यारो, आज वाह के दौर में जीने की शर्त है यारो, लाश ईमान की कांधे पे उठा ली जाए, वाह वाह वाह, लाश बहुत खूब। ईमान की कांधे पे। और शेर सुनेगा, आज भी उतनी प्रासंगिक है। जी, स्वागत। कुछ लुटेरों ने भी पहना है फरिश्तों का लिबास, कुछ क्या बात है, लुटेरों वाह ने भी पहना है फरिश्तों का लिबास, इनके बारे में गलत फहमी न पाली जाए, अपने वाह वाह ही वाह, बहुत खूब, हाथों में। बहुत खूब। और वो बहुत बढ़िया। खास शेर जो बहुत उद्धृत किया गया, बहुत जगह उद्धृत हुआ, अभी भी होता है, वो शेर सुनिएगा, जिसपे मेरा गजल का वो जो संग्रह है उसका नाम भी उसी पर है, कि पूरे स्वागत। गुलशन का चलन चाहे बदल जाए मगर, पूरे गुलशन का चलन चाहे बदल जाए मगर, बदचलन होने से, बदचलन वाह 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 होने वाह, से खुशबू तो बचा ली बचा जाए, ली वाह जाए, वाह, बहुत खूब, बहुत बदचलन बहुत खूब, बहुत खूब, खूब, वाह होने वाह से वाह। खुशबू बहुत खूब। तो बचा ली जाए, अपने ही हाथों में। और एक ये शेर, ये शमा कैसी है रह रह के धुआं देती है, ये शमा कैसी है रह रह के धुआं देती है, काश ये बुझने से पहले ही बचा ली जाए, वाह अपने वाह वाह वाह, ही क्या संकेत है, वाह हाथों वाह वाह। में। और शेर बहुत सुनिएगा, खूब। इन धुआंती सी मशालों को जलाने के लिए, इन धुआंती सी मशालों को जलाने के लिए, राख के ढेर से कुछ आग निकाली जाए, वाह बहुत वाह वाह, खूब, अपने बहुत वाह, खूब सर, ही बहुत खूब। हाथों में। क्या और गजल का इनकलाबी आखिरी शेर शेर, है ये। बस गजल का आखिरी शेर। और देखिए ये गजल है 78 के करीब की है, ये सारिका में छपी थी, सारिका पत्रिका में, और उसी से उन्होंने, ओशो जी ने लिया होगा जाहिर है। और लेकिन अब ये स्थितियां नहीं बदली दुर्भाग्य से। आखिरी शेर सुनिएगा, कि लोग ऐसे भी कई जीते हैं इस बस्ती में, लोग ऐसे भी कई जीते हैं इस बस्ती में, जैसे मजबूरी में, जैसे मजबूरी में एक रस्म निभा ली जाए, जैसे वाह वाह वाह, मजबूरी वाह में वाह वाह, एक रस्म बहुत खूब। निभा बहुत ली बढ़िया। जाए, अपने ही हाथों में पतवार संभाली जाए, तब तो मुमकिन है कि ये नाव
बचा ली जाए वाह 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 अपने वाह, ही हाथों बहुत अच्छा, वाह 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 बहुत वाह बढ़िया, वाह बहुत वाह बढ़िया। वाह 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 वाह। में। देखिए कितना आंदोलित आंदोलित करने वाले शेर है ये। और मुझे लगता है कि जिस तरह से दुष्यंत की गजलें हैं, उसी तरह से ये गजल भी मुझे लगी कि बिल्कुल भीतर तक एक प्रेरणा दे गई और एक आंदोलन सा उत्पन्न कर दिया कि राख के ढेर से एक चिंगारी निकाली जाए, कुछ आग निकाली जाए। इस तरह के शेर जी, वास्तव में बहुत ही अप्रतिम। बहुत ओम शानदार। प्रकाश जी, आप हाँ प्रीतम सक्रिय जी। जी। जी नहीं, मैं एक बात कह रहा था, मतलब वो भी एक किस्सा बताने लायक, वो मैंने विस्तार में नहीं जाऊंगा। कुल ये हुआ, तो ये गजल की जो मसला है, जी चूंकि दुष्यंत जी का नाम ले लिया आपने, तो मैं एक्चुअली वही अपने हास्यवाद से परेशान था। क्योंकि दूर देखे, बड़े कवि सम्मेलन तो कभी कभार होते, बहुत विराट, अखिल भारतीय, लेकिन मेरा जो वास्ता पड़ता था वो छोटे छोटे के उन्नाव चले गए, यहाँ चले गए, वहां चले गए, तो उसमें वो हास्य कवि आते थे, अब अजीबो गरीब उपनाम वाले, वो नाम वाले, तो बड़ा मुझे भीतर से थोड़ा अटपटा सा हो रहा था मामला। सूंड सांड तो कुल्लड़ फुल्लड़। मैं, हाँ, तो मुझे मुझे किसी विधा की तलाश थी। गिलहरी, गिलहरी भी जी नाम है, गिलहरी। जी। बैटरी। तो वो जब दुष्यंत जी बैटरी। का ये विशेषांक आ गया सारिका का, तो मुझे लगा कि एक रास्ता मुझे मिल गया। तो वो भी एक चीज थी। और एक घटना जो है वो मुझे, मैं चाहूंगा साझा करूं। संचालक की एक और जिम्मेदारी जो होती है वो उसकी उससे जुड़ता है। पूरे आपातकाल में देखिए, पूरे भारत में मैं तो खुल के, मैं ही नहीं, सारे बड़े दिग्गज कवि, नीरज जी भी हों, सब हों, घनघोर मतलब विरोध कर में कविताएं सुनाते रहे। अब एक फरुखाबाद में कहीं वो विराट कोई कवि सम्मेलन, मुशायरा मिला जुला था एक्चुअली, एक हिंदी का कवि, एक उर्दू का कवि। तो मुझसे पहले जो उर्दू का कवि आया उसने शेर सुनाया। एक शेर मुझे अभी भी याद है कि कत्ल के वास्ते खंजर की जरूरत क्या है, हम तो पाजेब की झनकार से मर जाते हैं। आय शेर तो बुरा हाय। नहीं, नहीं नहीं, शेर बुरा नहीं है, शेर बुरा नहीं है। अब मजे की बात ये हुई, उसके बाद मुझे बुला लिया। अब मैं वही हाँ, आक्रोश वाली कविताएं, जनता में बहुत आक्रोश था, बहुत भयंकर आक्रोश था, इमरजेंसी चल रही थी, तो ये भी सब चल रहा था, वो नसबंदी दुनिया जहान की, पब्लिक बहुत नाराज थी। मैंने उस तरह से सारा सुना। अब संचालक की एक टिप्पणी कितनी मुसीबत खड़ी कर दी। उसने कहा एक उर्दू कविता, ये नहीं कहना चाहिए तो उर्दू कविता पूरी को क्यों कह रहे हो भाई। उन्होंने कहा एक उर्दू कविता है जो पाजेब की झनकार से मर रही है, और एक हमारी हिंदी कविता है जो ऐसे हजारों करोड़ों लोगों की आवाज बन रही, वगैरह वगैरह। वो बाउंडर कट गया। वो सारे बड़ा मतलब आधे घंटे वहां भी वो सब उथल पुथल मची रही, फिर किसी तरह सब शांत हुआ। तो ये भी हो जाता। तो ये गजल के सिलसिले में मुझे भी कहना, संचालक की ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी जी कि इस जी। तरह की कोई टिप्पणी ना करे। जी जी। कोई वो मतलब लड़ाई ना करवा दे, वो तो लड़ाई हो रही हो तो उसे शांत कराए, माहौल बनाए। ओम प्रकाश जी, अब सक्रिय श्रोताओं के नाम तो बता जी दीजिए। मैं जी तो कब से जी जी, जानने को तैयार बैठी हूँ कि इस बार के बिल्कुल सक्रिय बिल्कुल श्रोता बिल्कुल। कौन से हैं। इस बार जिन 5 श्रोताओं को, सक्रिय श्रोताओं को हम लोग प्रमाण पत्र दे रहे हैं मंच की ओर से, उनके नाम बताने से पहले कुछ और श्रोता जो आज जुड़े हुए उनके नाम मैं बोल दूं, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं हमारा नाम छुड़ गया है। रश्मि कुलश्रेष्ठ जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। गुज्जल जी जुड़े हुए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। शुभेंदु जायसवाल जी, प्रतिमा गुप्ता जी, रजनी मुंद्रा जी, डॉक्टर बीना राघव जी, ब्रजेश सिन्हा जी, मधु मधुवन जी और मुन्नी सिंह राजपूत जी, ये सब जुड़े हुए हैं। और बाकी श्रोताओं के नाम मैं पहले ले चुका हूँ। और हमारे साजन ग्वालियर जी भी, आदरणीय साजन ग्वालियर जी जुड़े हुए हैं और लगातार कमेंट कर रहे हैं। वाजपेयी जी, आपके विषय में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे और हैं सभी ग्रुपों ग्वालियर से। में हमारा बहुत अच्छा साथ रहा। और साजन जी। ग्वालियर जी की मोटरसाइकिल के पीछे में बहुत घूमा हूँ। अच्छा। साजन मध्य भारतीय ग्वालियर। हिंदी साहित्य सभा के कार्यक्रम से वो ठाटीपुर रहते थे, उससे पहले मेरा घर पड़ता था बलवंत नगर में, तो मुझे छोड़ दिया करते थे। तो वो उनका तो बहुत साथ रहा। जी जी। चलिए, वो अब मैं उन 5 श्रोताओं के नाम ले दूं जो जिनको हम प्रमाण पत्र जारी करेंगे मंच की ओर से। वो हैं आदरणीय समोद सिंह चरोरा जी, जो कि हमारे जी कार्यक्रम में वाह सदैव वाह, जुड़ते हैं। बहुत और बहुत बधाई समोद जी। समोद जी को बहुत बधाई। सुनीता पुनिया जी, वो भी हमारे कार्यक्रमों में जी लगातार बहुत जुड़ती हैं, बधाई हमेशा सुनीता उनका जी। साथ मिलता है। राधा बिष्ट जी, विकास सोलंकी जी और प्रमीला भारती जी, आप सभी हमारे सभी कार्यक्रमों में जुड़ते हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई मंच की ओर से। ये चित्र आप देख रहे हैं सुनीता पुनिया जी का, ये
राधा बिष्ट जी का चित्र है और ये विकास सोलंकी जी हैं और आदरणीय प्रमिला भारती जी, आप भी सक्रिय श्रोता हैं हमारी मंच की। तो वाजपेयी साहब, वैसे तो बहुत बात हुई, मैं ये एक आपसे यही सवाल है मेरा, जो आप जैसे बता रहे हैं हास्य के बारे में जो आपके विचार हैं, क्योंकि मैं भी हास्य लिखता हूं तो इसलिए थोड़ा एक प्रश्न उस पर है कि उस कविता को या अच्छी हास्य कविता को पुनः स्थापित करने के लिए क्या प्रयास मतलब किए जाने चाहिए? आलोचना करना तो देखिए सर बहुत आसान होता ही है और बुरा लगता है, जो हर कोई आलोचना करता है, करनी भी चाहिए अगर कुछ ऐसा हो रहा है, घटित हो रहा है तो लेकिन उसको करेक्ट करने के लिए जो बड़े बड़े आप जैसे दिग्गज लोग हैं वो उनकी ओर से क्या प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि आपकी बात दुनिया मानती है, आप सभी जो बड़े लोग हैं। एक छोटा सा मेरा प्रश्न है। देखिए, कई दफे लोगों को गलतफहमी हो जाती है। एक बड़े से कवि सम्मेलन मैंने कहा कि मेरा परिचय में आकाशवाणी वो सब बताते हैं, मैंने कहा भाई वो रोजी रोटी थी, अब उसकी वजह से तो ठीक है, क्योंकि भारत में अच्छी कविता लिख के जो है कोई जीवन नहीं चला सकता। हाँ, बुरी कविता लिख के तो सुविधाएं भी जुटाई जा सकती। अब मेरा ये कहना किसके लिए था? अब वो 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का, क्या बकवास है, लेकिन उसने तो लाखों रुपए कमा लिए। लोग गलत अपने ऊपर ले बैठे और तो वो वहां पे, तो मेरा आशय जो आप कह रहे हैं, देखिए हास्य कविता रमई काका को पता नहीं आपने, मैंने सुना, मैंने उनके साथ मंच साझा किए, लोग इतना हंसते थे। माणिक वर्मा एक वाक्य बोल के चुप हो जाते थे, लोग हंसते रहते थे। करुणा से जो व्यंग, अब मुझे आप सुना डालिए चुटकुले पुटकुले, मुझे असर ही नहीं होगा। करुणा के धरातल से जो व्यंग उपजता है, जैसे ओम प्रकाश आदित्य जी हास्य कविता, बिल्कुल दूल्हे जी उतरते तो गिरते गिरते तो मरते, चढ़े नहीं रहते तो और क्या करते। अब वो इतना बोल के शांत होते, लोग हंसे जा रहे, क्या स्थिति बनाई है कि दूल्हा घोड़ी पे बैठा है, वहीं से निकल रहा है, वो रुक ही नहीं पा रहा है कि और उपमा देखिए, घोड़ी थी कि युग के चरित्र सी, क्या 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 उसमें बिंब लाते हैं। तो अगर वो हास्य कविता है, मैं अभी भी लिखता हूँ, मैंने कोई छोड़ थोड़ दिया है। बिल्कुल उस दिन आपकी हास्य कविता सुनी थी तो तीज वाले कार्यक्रम में आपकी हास्य कविता सुनी थी, बहुत बढ़िया कविता है। अबे वो क्या है, मतलब आप जैसे आप कहीं ना कहीं वो हमने कोई जानबूझ के थोड़ी लिखते हैं। पार्क में गए, कविता मिल गई, उठा लाए कि मुझको परोपकार की धुन महंगी पड़ गई, सोचा न था कि इसमें तो खतरा भी बड़ा है, मुर्दा समझ के जिसको एम्बुलेंस बुला ली, ये क्या पता था वो तो शवासन में पड़ा है। वाह 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 वाह। तो एक आग्रह है वाजपेयी जी, आपसे एक आग्रह है, ये ओम प्रकाश जी के प्रश्न पर ही मुझे लगा कि आप इतनी अच्छी हास्य कविता लिखते हैं, तो आप भी कभी कभी हास्य कविता का रूप दिखाया कीजिए, जिससे पता चले कि हास्य कविता ये होती है। हाँ नहीं ठीक है जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब वो एक छवि ऐसी बन गई है, कहीं मैं सुना भी तो मुझे होली वगैरह में भी, तो फिर लोग फिर मांग उसकी करते हैं। ये बात सही है कि मतलब देखिए क्या है कि जैसे आप ओम प्रकाश जी आप जैसे कह रहे हैं, तो सस्ती चीज में आकर्षण बहुत होता है, लेकिन सस्ती चीज मर बहुत जल्दी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमेशा जो गंभीर चीज है, आप क्या समझते हैं कि जो हमारे साहित्यिक कवि हैं वो कोई बेकार नहीं बैठे रहते। 1000 विश्वविद्यालय भारत में, वो कहीं ना कहीं इधर उधर उसमें जाते हैं। तो ये जो हमें एक लालच है कि हम भीड़ है तो उसको सस्ती चीजों से तालियां पिटवा ले, वो गलत है, ये प्रवृत्ति गलत है। और हास्य सुनाइए, लोग बहुत पसंद करेंगे, लोग खुल के हंसेंगे। बस वो हास्य कविता में वो खुद ही, मतलब कविता में वो पंच, वो जो चीजें होना चाहिए। और कैसे अब जैसे अब राजू श्रीवास्तव को ले लीजिए, वो कैसे आम जीवन से चीजें पकड़ता है, और वो जो मजबूरियां होती है कि एक आम आदमी फंसा है उसमें, बड़े वो कोई फ्लाईओवर में, कहां से वो निकालता है। और वो इतनी दर्द वाली चीजें हैं, लेकिन लोग हंसते हैं क्योंकि उसमें सचमुच वो करुणा से वो जो हास्य निकल रहा है, व्यंग निकल रहा है। जो वो जो बफे सिस्टम है उस पे उसको सुनिए ना, तो बेशक वो हास्य कलाकार है, ये ठीक है, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्थितियों से जो हास्य निकलता है, जो 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 इस तरह से बिल्डअप होती चीजें, आप देखिए ना, वो अपने पूरी थीमेटिक कविताएं चलती थी। आलोचक कविता सुनिए, वो भी माणिक वर्मा की हो, आदमी और लोहे का खंबा की क्या ख्वाहिश है, वो कहां कहां गिरे। तो वही है कि जो बाकायदा मुकम्मल जो कविताएं होती थी, बिल्कुल
वो कारगर होती थी। अब आपके चुटकुले फुटकुले जोड़ के कुछ भी इधर का उधर जोड़ के उससे तो कविता नहीं बनती ना। आपकी कविता में मैंने बिल्कुल खुल के तारीफ की और कहा है कि एक वैक्यूम है, उसको आप भरिए। मतलब ऐसे लोगों की बड़ी जरूरत है। अल्लड़ बीकानेरी जी कितना सुंदर गाते थे, गजल के पूरा उनको सब शास्त्र पता था और उसी से वो हंसाते थे। उन्होंने तो कोई चुटकुला नहीं, मैंने तो कभी नहीं सुना, एक चुटकुला नहीं सुना। आदित्य जी से एक चुटकुला नहीं सुना, माणिक वर्मा से एक चुटकुला नहीं सुना, सुरेश उपाध्याय से एक चुटकुला नहीं सुना। बहुत सारे नाम है, तो उसकी जरूरत बड़ी। चुटकुला भी एक आध चुटकुला कोई बात कहने के लिए, अटल जी चुटकुले सुनाते थे अपनी सभाओं में। और एक संत थे बहुत बड़े चिन्मय मिशन के, वो चुटकुलों का इस्तेमाल करते थे बड़ी खूबसूरती से। चुटकुलों से भी परेशानी नहीं, अगर कोई बहुत प्रासंगिक बात आप कह रहे हैं। लेकिन हम आप चुटकुले ही सुनाए जा रहे हैं, चुटकुले ही सुनाए जा रहे हैं। सही बात है। तो हम जाइए ये जो आप बातें हमेशा मन से कहते हैं, उसको हम मतलब मैंने तो कम से कम अपने जो भी प्रस्तुतियां रहती है उसमें रखने का प्रयास करता हूँ। तो आज से नहीं, आपको कई साल से लगातार ये बात कहते हुए सुन रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उसका असर है मेरे ऊपर तो है, ऐसे बहुत लोगों के ऊपर भी होगा जरूर। तो नहीं, अब मैं क्या बताऊं, प्रदीप चौबे जी ग्वालियर, सुनिए मैं उदाहरण देता हूँ। पीएनबी का कवि सम्मेलन था, मैं अध्यक्षता कर रहा था, प्रदीप चौबे जी चुटकुले सुनाते रहे और बढ़िया लोग आनंद लेते रहे। मैं अध्यक्ष के नाते माइक पर गया, मैंने कहा प्रदीप तुम वो वाली कविता सुनाओ, तुमने कविता भी सुनानी तुम्हें। और वो बड़े भाई साहब जो है, जब उसने स्कूटर वाली कविता लिखी थी प्रदीप जी ने, सुबह 7:45 वो हमारे घर पे स्कूटर लेके भागे आए थे कि देखिए भाई साहब वो रेल यात्रा वाली, पता नहीं रेल की क्या भोगी आपने, भोगी नहीं भोगी, वो पूरी कविता सुनाने सबसे पहले हमारे घर पे आए थे ग्वालियर में। तो वही मैंने कहा आपके पास इतनी साधन वही तो मेरा रोना है कि जिनके पास अच्छी कविताएं भी हैं और वो भी चुटकुलों में तरफ भाग गए हैं, तो वो गलत बात है। जी ये बात तो बिल्कुल सही है आपने कही। और जो मन की पीड़ा है वो यही है कि मंच पर हास्य कविताओं के नाम पर सीरीज में चुटकुले सुनाए जाते हैं जिनका कोई औचित्य भी नहीं होता। और कई लोग तो अपने केवल चुटकुले याद करके अपने आप को उन्हें महाकवि होने का भ्रम हो जाता है। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम भी हो जाता है। लेकिन एक बड़ी सुखद बात है कि हमारे मंच के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कल्याणी जी बहुत साफ सुथरी हास्य कविताएं लिखते हैं। अभी इन्होंने बाबा बंगाली पर बहुत अच्छी कविता लिखी है। साथ में इनकी एक कुत्ते पर लिखी हुई कविता जो है वो बहुत ही अच्छा व्यंग्य है वो। और मुझे तो लगता है कि एक बार ऐसे हास्य कवियों का 5 कवियों का या 4 कवियों का एक छोटा ही सही लेकिन एक ऐसा कार्यक्रम कराया जाना चाहिए सीरीज में कि जिससे कि वो हास्य कवियों को सुनवाया जाए कि ये होती है हास्य कविता। तो अभी मेरे मस्तिष्क में आया है। एक बात मुझे याद आ गई, इसलिए साझा कर लूं आपको। देखिए जब मैंने व्यंग से और गीत की तरफ कदम बढ़ाए, बहुत सारे गीतकार मित्र थे जो हास्य में चले गए मार्केट बाजार की वजह से, तो मुझे बड़ी उधेड़बुन का सामना करना पड़ा। 1 साल तक ये सिलसिला चलता रहा, मैंने दोनों चीजें सुनाई कई जगह पे, वो भी सुनाया, वो भी एक चक्र में वो सुना दिया। तब मुझे एक बहुत बड़े गायक थे, उन्होंने एक बात कही, उसने बड़ा असर डाला। उन्होंने कहा देखो यार, मतलब वो साथ हम रिक्शे पे लौट रहे थे, वो बहुत बड़े गायक थे। उन्होंने उस जमाने तो कानपुर में रिक्शे से ही आ रहे थे हम लोग, तो उन्होंने कहा देखो दिलीप कुमार रुलाता है तो वो लाखों रुपए लेता है, बाकी ये जो हंसाते हैं बेचारों को क्या मिलता है। तो एक बात मैं भी साझा करूं, एक फिल्म बनी है जिसमें सारे ये हंसाने वाले लिए गए थे, फिल्म नहीं चली, फ्लॉप हो गई, सुपर फ्लॉप, 1 हफ्ते नहीं चल पाई। तो ये मत सोचिए कि वो हास्य होने से या वो हल्का फुल्का होने से कोई चीज चल जाती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यानी मनोरंजन, रोने में भी मनोरंजन है। मुझे तो कोई गंभीर फिल्म आप दिखाइए, अरे अलग अलग वो है, लेकिन मनोरंजन क्या है, हर किसी के लिए अलग अलग तरह का मनोरंजन है, वहां भी मनोरंजन है। एक बहुत श्रेष्ठ प्रेम गीत है तो वहां भी मनोरंजन है, एक कोई ओज की रचना है तो वहां भी मनोरंजन है। जो आपकी भावनाओं को साथ लेके चले वो मनोरंजन है, वो हास्य में ले जाइए आप तो भी है। तो ये एक धारणा जो बन गई कि अब जिसको देखो वो मतलब अच्छा वाला गीतकार है, वो विजिटिंग कार्ड लेकर हाँ कहीं मार्केट पकड़ लो, इधर से नहीं पकड़ो तो उधर से पकड़ लो, तो वो अच्छा अब गीत सुनाने में भी एक लाइन सुनाएंगे फिर कुछ वो बोलेंगे। ये नई ट्रेंड चल गया, पहले गीतकार होते थे, क्या शानदार गीत होते थे, चाहे चीन चीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया, हम सुलह की शक्ल ही संवारते रहे,
रोज रोज जीती बाजी हारते रहे, ऐसे से टकसाली गीत, वाह 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 वाह। राम की जल समाधि, या वो हमारे राजस्थान के कवि थे वो जो रानी हाड़ा रानी का किस्सा सुन, लोग आंसू टप टप बहाते थे। ऐसा नहीं है, मैंने मेरा दर्द ये व्यक्तिगत है। अब मेरी मजबूरी है कि मैंने वो सारा दौर देखा है जिसमें बहुत श्रेष्ठ गीत हुआ करते थे, और अब वो मैं ये दौर मुझे देखना पड़ रहा है। ये बस ये मेरी व्यक्तिगत पीड़ा है, कुछ नहीं। मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ कीर्ति जी, आपकी आज्ञा से, जो क्योंकि इतना अच्छा रोचक वो चल रही है, ये जो आप सर बात कर रहे हैं ना, जो कुछ मंच पे जो चल रहा है आजकल, तो एक बहुत ही रोचक बात सुनने को मिली। हाल ही में किसी साथी कवि से बात हो रही थी, तो एक किसी बड़े कवि के बता रहे थे जो कि मंचों पे आजकल खूब छाए हैं, जैसे ही आप बता रहे हैं उसी तरह की उनसे, तो कह रहे हैं कि आपकी रचनाओं में, या रचनाओं का जो आपके परफॉर्मेंस कहते हैं, रचना की तो बात ही नहीं है वहां पर, परफॉर्मेंस में अगर 35-40 मिनट पर एक पंच नहीं आया है चुटकुले या किसी भी माध्यम से, तो फिर आपका लिखना ही बेकार है या गाना बेकार है। तो मैं वो जो सुना रहे बता रहे थे वो भी आश्चर्यचकित थे। वो कहने लगे फिर कविता का क्या होगा, मतलब कविता से कोई लेना देना नहीं है उन लोगों को, पंच आना चाहिए, पब्लिक तालियां वो होना चाहिए। देखिए, अब मेरे को लोग टोकते थे जब यही उस दौर की बात कर रहा हूँ, तो एक मित्र ने कहा, यार जब तुम्हारे पास सोने के सिक्के पड़े तो तुम ये तांबा के सिक्का क्यों बांटते हो, मतलब ये तो मतलब जब आपके पास गीत गजल है तो ये आप व्यंग व्यंग सुना दो। वो धीरे धीरे वो ये परिवर्तन का दौर आ गया। और एक बहुत बड़ी घटना, उसका जिक्र करना जरूर करूंगा। एक जगह में खूब जमा व्यंग सुनाए, खूब जमा, भर भर के जमा लोग। आप लोग उस जमाने में तो ऑटोग्राफ लेते थे, वो सब हो रहा है। और वहां एक कॉलेज के प्रिंसिपल मुझे ले गए। मैं थ्रू आउट टॉपर था, नेशनल स्कॉलरशिप होल्डर था। एक बात उन्होंने ऐसी कही जिसने मेरा जीवन बदल दिया। वो बोले, यार तुम देखो बेटा, उन्होंने कहा, बेटा तुम जब इतने बड़े टॉपर हो, इतने वो हो, तो जैसे तुम टॉपर हो ना, इतने अच्छे विद्यार्थी हो, तो तुम अच्छे कवि भी बनो। अब भाई साहब, ये अच्छे कवि वाली बात ने जो है ना, मेरा पूरा दिमाग जो है ना चकरा दिया। महीनों उसको मैंने सोचा। आज मैं महसूस करता हूं कि अगर मैं हास्य विंग में रहता तो मेरे पास बहुत अच्छी कार होती, शायद कोठी होती, जो भी होता, लेकिन मैं वेनेजुएला नहीं जा पाता। मैं इतने देशों में भारतीय कवि के नाते शायद न जा पाता, प्रतिनिधि भारतीय कवि। वो अलग बात है कि वो कारोबार चल रहा है, जाते हैं अपना सीडी बेच के आते हैं, वो करते हैं, वो मैं नहीं कह रहा। तो वो सीडी बेच के आते मैं तो भारत की ओर से गया हूं ना, वो एक अलग बात है। तो वो फर्क, उस प्रिंसिपल को मैं हमेशा जीवन भर जो प्रणाम करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छी बात, सच्ची बात लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते जो आपके फायदे भले की बात करें। सब लोग आप यहाँ, आप फेसबुक पर कोई घटिया से घटिया आपको डाल दीजिए, गजल पूरी गलत सलत होगी, कुछ होगी लाजवाब बेमिसाल ये वो, तो वो दुश्मन है आपके, शत्रु होंगे आपके। उसके साथ फोटो बहुत सुंदर से डाल दीजिए तो और ज्यादा कमेंट आ जाएंगे। फिर रचना की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। खैर, ये बहुत लंबी कहानी होगी। मैं एक बात, आखिरी बात कहूंगा, अपनी बात कहूंगा जी। मेरे लिए, मेरे जीवन कविता में मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यही होगी कि मेरी 2 पंक्तियां किसी डायरी में चली जाए, किसी की डायरी में आ जाए, कहीं उद्धृत हो जाए। और यहाँ जब वो हुआ था जंतर मंतर पे, जब वो 92 का कांड हुआ था, मंदिर मस्जिद वाला, तो मेरे कम से कम 30 पोस्टर लगे। मुझे नहीं पता था कहाँ से लिए, कैसे किए। निर्मला देश पांडे जी ने 1 महीने का वो रखा है, शांति का धर्म, वो शांतिपूर्ण एक वो सम्मेलन किया था। तो मुझे बस इस बात की खुशी है, और वो सबसे बड़ा इनाम है। और तो यही है कि मतलब ये थैली वैली, ये पैसे लिफाफे ये सब रह जाएंगे, परफॉर्मेंस तो परफॉर्मेंस तक रहती है। जब तक आप सेंचुरी बना रहे हो, लोग बहुत प्यार देंगे। जहां 0 पे आउट हो गए अगर 3 पारी में, तो बाहर कर देंगे लोग आपको। कविता चलेगी, आपकी कविता की पंक्तियां चलेगी, लोगों की बहुत सही बात, बहुत वही सुंदर, आपको बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्रेरक आज के संस्मरण और आपका उद्बोधन रहा कि कविता चलेगी, परफॉर्मेंस तो केवल जब तक आप हैं तब तक रहेगी, उसके बाद कुछ नहीं रहने वाला। तो कविता की शक्ति को और अधिक दृढ़ करने वाला आज का ये कार्यक्रम रहा, और कितने अच्छे अच्छे तरह के संस्मरण सुनाए, यात्राओं के संस्मरण सुनाए। लेकिन जो एक हमारी बहन ने यहाँ पर बात पूछी थी, वो हम मुझे जरूर बता दीजिएगा बाद में कि आप कौन से शैम्पू से अपने बाल धोते हैं,
जिससे कि आपके बाल इतने बड़े घने दिखाई देते हैं। तो आज के पटल पर आज के इस कार्यक्रम में मुझे विशेष रूप से बहुत आनंद आया और बहुत कुछ सीखने को भी बिल्कुल, मिला। बहुत आनंद आया। ये इतने सारे संस्मरण यात्राओं के भी सुनाए, और ओम प्रकाश जी ने जिस तरह से पूछा, बड़ी बेबाकी के साथ उत्तर दिया वाजपेयी जी ने उस प्रश्न का भी कि हास्य कविता क्या होती है और नए हास्य कवियों को क्या करना चाहिए, या आप जैसे बड़े बड़े लोग उन कवियों को क्या मार्गदर्शन करेंगे, या मंच से उस तरह की गंदगी हटाने के लिए बड़े लोग क्या कर रहे हैं। इस तरह के बड़े ही तीखे सवाल आज इस मंच से पूछे गए, लेकिन वाजपेयी जी ने डट कर उनका सामना करते हुए बिल्कुल बेबाकी के साथ उसका उत्तर दिया। हमारे साथ बहुत सारे श्रोता अभी भी जुड़े हुए हैं। ये कार्यक्रम हम हर शनिवार को रात में 9 बजे करते हैं, और ये बिल्कुल अनोखा कार्यक्रम है। अब आज तक ऐसा कोई कार्यक्रम किसी भी मंच से हुआ नहीं। किस्से कवि सम्मेलन की ये 15वीं कड़ी थी। अब 16वीं कड़ी तक के लिए मुझे और ओम प्रकाश कल्याणी जी को आज्ञा दीजिए। अगले बार हम और किसी अन्य बड़े कवि को लेकर आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार। शुभ रात्रि, नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।